तो यार आज के पॉडकास्ट हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड इन चारों टॉपिक्स से मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कवर करते हुए बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं चाहता था कि भाई लोग इम्प्लीमेंट करें और मुझे फाइनली होते हुए दिख रही हैं, तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे एसआरएच ने फाइनली अपनी कोर आइडेंटिटी को, उस अग्रेसिव आइडेंटिटी को रीगेन करते हुए एलएसजी को काइंड ऑफ वर्चुअली नॉकआउट ही कर दिया है भाई आईपीएल से। फिर हम लोग बात करेंगे कैसे आरसीबी एंड मोर पर्टिकुलरली विराट कोहली, इन लोगों ने कैसे अपनी सारी गलतियों को पीछे छोड़ के इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, इतना अच्छा मैच खेला, जिसके चलते हुए पंजाब भी अब मोर और लेस एलिमिनेट हो ही चुकी है आईपीएल से एंड वी आर ऑफ कोर्स रीचिंग द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये सब हमें हर मैच में तो दिखने ही वाला है। देन वी मूव ऑन टू द प्रीव्यू ऑफ केकेआर वर्सेस एमआई, अनदर वेरी एंटरटेनिंग मैच दैट शुड बी हैपनिंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर केकेआर मैच जीतेगी तो डेफिनेटली टॉप 2 फिनिश करने वाली है। अनदर बिग रीजन टू बी हैप्पी। एंड लास्टली Real Madrid's win over Bayern Munich, and now that they've confirmed that they are going to the finals, I don't want to get into the technicalities of the game in much detail. वो तो already कई लोग कर चुके होंगे, but I wanted to be very authentic with this review, and I wanted to cover several reasons why Madrid will be winning this 15th UCL. एंड उससे कितना कुछ सीखने को मिलता है बाकी क्लब्स के लिए, मतलब अपनी हेट असाइड छोड़ के काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिल सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस सारे सेगमेंट्स को ध्यान से सुने, एंड तक सुने। अब भाई शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसआरएच वर्सेस एलएसजी के मैच से। मैंने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कैसे ये 4 पॉइंटर होने वाला है, बिकॉज जो टीम जीतेगी वो ना ही खुद 2 पॉइंट गेन करेगी, बट दूसरी टीम की जो कि डायरेक्टली सेम पोजीशन के लिए लड़ाई कर रही है उनके 2 पॉइंट खाने भी वाले हैं। एंड फिर अल्टीमेटली जिस तरीके से एसआरएच ने हराया इस मैच में एलएसजी को, तो वो तो नेट रन रेट में भी कोई गैप छोड़ा ही नहीं है यार। मतलब अब तो कोई चांस ही नहीं लग रहा मुझे एलएसजी का, बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ से। सीएसके हैज़ टू मेस इट अप इन अ बिग वे, बिकॉज एसआरएच तो अब स्लिप अप करना बहुत ही रेयर होने वाला है। एंड ऐसा क्यों है ये लोग वीडियो के एंड में डिस्कस भी करेंगे। बट स्टार्टिंग विद द टॉस एंड देन वील मूव टू हाउ एसआरएच वॉज एबल टू परफॉर्म सो वेल। देखो यार, ये पिच जो थी ना, ये सेम पिच थी जहाँ पे मुंबई और एसआरएच का मैच हुआ था अर्लियर दिस सीजन, जहाँ पे वो 270 कुछ मारे थे एसआरएच ने, फिर मुंबई ने भी 250 रन मार दिए थे। एंड सो वैसे तो ये पिच बड़ी हाई स्कोरिंग है, बट हमने नोटिस करा है कैसे ऑल ओवर इंडिया हर वेन्यू में ऑफ लेट नंबर ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड वो थोड़ा सा डिप करा है। एंड दिस कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस, बिकॉज डेफिनेटली अगर हर सिटी में ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्टर्स बीसीसीआई ने दिए होंगे। ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू कि अभी पंजाब वाला जो मैच हुआ है, पंजाब आरसीबी वाला, उसमें फिर हमें चीज़ें बदलती हुई दिखी, बट हाँ उस मैच की बाद में बात करेंगे। इस विकेट में ऑफकोर्स समर्स भी आ रखी हैं, अभी समर्स अपनी पीक पे आ रही है इंडिया के अंदर, तो नेचुरली विकेट थोड़ी ड्राई अप भी होगी, घास जो है वो डेड हो जाएगी। एंड सो थोड़ा सा एक ड्राई स्लोइश नेचर पिच पे ऐड हो सकता है ड्यू टू द वेदर, मतलब इसमें और कोई रीज़न है ही नहीं। एंड सो डेफिनेटली हमें 250 का टारगेट तो नहीं दिखने वाला था, ठीक है, बट समथिंग अराउंड एटलीस्ट 200 वो तो फिर भी अचीवेबल होना ही चाहिए था। एंड आई वुड हाईली अर्ज ऑल दी एलएसजी फैंस कि कोई भी पिच का बहाना यूज़ करके अपने आप को कन्विंस मत करना अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज एलएसजी वर पैथेटिक एंड आई विल एक्सपोज देम हाउ। एंड एसआरएच ने जो करके दिखाया है वो तो ऑन दी अदर हैंड सेमी पिच पे करके दिखाया है, तो आपके पास एक कंपैरिजन के लिए भी बड़ा अच्छा डेटाबेस पड़ा हुआ है। सो पिच का तो ये हाल था। एंड सो केएल राहुल टॉस जीत के बैटिंग करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर। आपने बस ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे पहले वो 250 वाला मैच हो रखा है, तो हिस्टोरिकली अगर ऐसा सीन है तो शायद आज ही पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपने नंबर 1 पिच की जो करंट कंडीशन है उसको एकदम इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपने सारा जो अपना जो पूरा आपका मेन डिसीजन था टॉस जीते क्या करना है, वो सारा का सारा आपने किन चीज़ों पे बेस करा। एसआरएच पहले बैटिंग करके स्ट्रांग होती है तो हमें वो नहीं करने देना, हम लोग ऑफ लेट चेस करने में थोड़ा कंफर्टेबल हैं तो चलो वही ट्राई कर लेते हैं। एंड थर्डली कि हिस्टोरिकली इस पिच पे काफ़ी रन बने सीजन, तो हम लोग को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और ये तीनों ही रीजंस इररिलेवेंट थे इस टाइम पे। एसआरएच की बैटिंग ऑफ लेट बहुत अच्छा चल नहीं रही थी, एलएसजी चेस करते हुए अभी केकेआर से पिटी है, ये पिच ड्राई हो चुकी है, इसमें 250 रन नहीं बनेंगे। तो तीनों रीजंस वर गोइंग अगेंस्ट व्हाट दे हैड बीन प्रीवियसली एंड स्टिल यू चोज टू बैट फर्स्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द डिसीजन। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पहली मैच में पीछे हो गए वो टॉस जीत के बैटिंग करने के डिसीजन से। बट नॉनदलेस यहाँ पे हम लोग चेंजेस की बात करें, क्विंटन डिकॉक जो एस्टन टोनर के लिए अंदर आ गए थे, एंड कृष्णप्पा गौतम जो मोहसिन खान के लिए अंदर आए थे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो अपेरेंटली जो केकेआर के अगेंस्ट जो वो
कोलिजन भी क्या कह रहा हूँ मैं, जो ज़मीन से टकराया था सर, उसके चलते हुए कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। एज फार एस आर एच इज कंसर्न, सनवीर जो है वो मयंक अग्रवाल के लिए अंदर आ चुके थे, एंड विजयकांत जो अपने डेब्यू कर रहे थे यानसन के तरफ से। तो ग्लेन फिलिप्स हमें अभी भी देखने को नहीं मिले फॉर सम रीजन, बट ठीक है, आज तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी तो कोई बैटिंग भी नहीं आती उसकी वैसे भी। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, दिस वॉज आई थिंक द सेकेंड वर्स्ट पावर प्ले इन दिस सीजन। गुजरात का अगेंस्ट RCB 23 रन बने थे, शायद उसके बाद सबसे बुरा यही है। इफ एनीबडी नोज प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज 27 रन बनते हैं, ठीक है, और 2 विकेट गिरते हैं, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक पावर प्लेज दैट आई हैव एवर सीन इन रिसेंट ईयर्स इन T20 क्रिकेट। एंड पता है ये पूरे सेगमेंट का जो थीम है ना, वो ये होगा कि कैसे SRH ने जो न्यू एज क्रिकेट है ना, द नेक्स्ट एज ऑफ T20 क्रिकेट, वो खेल के दिखाया है कि LSG कितनी आउटडेटेड तरीके से खेल रही थी, एंड हाउ दीज आउटडेटेड अप्रोचेस विल गिव यू नो रिजल्ट्स अगेंस्ट टीम्स दैट हैव एक्सेप्टेड मॉडर्नाइजेशन, दैट हैव एक्सेप्टेड द नेक्स्ट लेवल। SRH ने लिटरली ये चीज़ एक्सपोज करके दी है आज, और कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक ओवर था जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था, पैट कमिंस ने 10 रन दिए थे, बट भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाले हैं, और 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए भाई। मजाक चल रहा है? कोई कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर ले, इस विकेट पे 3 ओवर में सिर्फ 7 रन देना का कोई एक्सक्यूज नहीं है, एंड ही गेट्स अ कपल ऑफ ग्रेट विकेट्स, पता है। एंड दिस इज वन अनदर रीजन व्हाई यू कैन नॉट ब्लेम द पिच फॉर दिस पैथेटिक पावर प्ले। जो दोनों विकेट गिरे हैं, क्विंटन डिकॉक का ले लो एंड स्टॉइनिस का ले लो, दोनों में नीतीश रेड्डी एंड सनवीर ने जो कैचेस पकड़े वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे कोई और फील्डर होता तो शायद वो कैचेस होते भी नहीं, विच वुड हैव इन टर्न मेंट कि वो विकेट्स गिरती ही नहीं पावर प्ले में। ये पॉसिबिलिटी थी, एंड आई थिंक सब अग्री करेंगे। तो मतलब हम लोग को सेफली इस पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो 2 विकेट्स थे उसमें बहुत बड़ा हाथ फील्डिंग के ब्रिलियंस का था। ऐसा नहीं था कि ऑफ द विकेट कोई बॉल फंस के आई तो आपने शॉट मिस टाइम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो आप आउट हुए हो ना, वो SRH की अच्छी फील्डिंग की वजह से आउट हुए हो, अच्छी बॉलिंग की वजह से आउट हुए हो, पिच का कोई हाथ था नहीं उसके अंदर। तो अगर कोई भी LSG का बंदा ये कहता है कि भाई पिच बड़ी स्लो थी, ये थी वो थी, तो आई थिंक दे आर स्टीलिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम नॉट जस्ट द SRH बॉलर्स बट मोर इंपॉर्टेंटली द SRH फील्डर्स हु अर्नड दोस विकेट्स थ्रू देयर एफर्ट्स। अभी और भी ऐसे रीजंस मैं बताऊंगा कैसे आप पिच को ब्लेम नहीं कर सकते इस पे। यहां पे हम लोग देखते हैं कि कृणाल पांड्या को नंबर 4 पे भेजा जाता है। वंस अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड आप इतना शफलिंग क्यों कर रहे हो बैटिंग ऑर्डर में, जब आपकी बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी क्लिक नहीं कर रही हो। तो देखो देयर आर सर्टेन टीम्स जो कि ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग KKR, क्योंकि वो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं एंड उनकी टीम में डायनामिक्स ही ऐसे हैं कि एवरीबडी हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर एंड दे कैन अडेप्ट टू इट। आई डोंट थिंक LSG के पास वो लग्जरी रही है, एंड इस मामले में कोई बुराई नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोच रखने का। इंटेंट में आप ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं रख सकते, बट बैटिंग ऑर्डर में यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई कृणाल पांड्या वॉज देयर। ऐसा भी नहीं कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है या कुछ है जिसके चलते हुए हम लोग ले आए कृणाल पांड्या को। बिश्नोई थे, बट बिश्नोई का भी तुमने क्या ही उखाड़ लिया करके। ही केम आउट ऑन द टॉप इवेंचुअली। सो पावर प्ले वॉज वेरी हॉरिफिक, बट उसके बाद हम देखते हैं कि अगले 4 ओवरों में 30 रन और आते हैं, विच वॉज वंस अगेन नॉट अप टू द मार्क। 24 बॉलों पे आप सिर्फ 30 रन मार रहे हो 7.5 की इकोनॉमी से। ये स्टैट्स पता है मेंशन करने जरूरी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज तब आपको एकदम ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ें अच्छी थी क्या नहीं थी। एंड सो दिस इज क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल यार। वंस अगेन द पिच हैज़ नो एक्सक्यूज फॉर दिस। यहाँ पे एक और विकेट गिरता है एंड किसका होता है? ऑफकोर्स KL राहुल का। एंड लेट्स टॉक अबाउट KL राहुल नाउ। जो उनका इंसिडेंट हुआ है वो गोयनका के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट, बट फॉर नाउ हिज बैटिंग। देखो मैंने हर पॉडकास्ट में कहा है कैसे आई ऑलवेज फील काइंड ऑफ बैड फॉर KL राहुल बिकॉज ही इज दैट वन गाय, ठीक है, नॉट रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली, नॉट एनीबडी एल्स, इट इज जस्ट KL राहुल जो कि ओपनली आके एक्सेप्ट करता है कि भाई ये जो मॉडर्न गेम है T20 का, इसमें अनरियल 6 हिटिंग है, अनरियल। एंड जो इस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे उनकी टीम्स पीछे रह जाएंगी। KL राहुल हैज़ बीन द मोस्ट वोकल एंड ओपनली एक्सेप्टेड पर्सन अबाउट दिस। एंड सो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि बंदा एटलीस्ट अपनी कमियों को एक्नॉलेज तो कर रहा है एंड द डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग टाइम्स को एक्नॉलेज तो कर रहा है।
उसके बावजूद वो ट्राई भी कर रहा होता है इंटेंट लाने का, बट उसके बावजूद आप हमेशा देखना पावर प्ले में उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी समवेयर अराउंड 100 ही होती है। इनफैक्ट इस वाले मैच में भी पावर प्ले के अंदर उसके 24 बॉलों में, विच इज 4 ओवर्स आउट ऑफ 6, 19 रन थे। तो यार आप ठीक है, बातें कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज एज वेल, एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल मिस आउट बहुत जेन्युइनली कर जा रहा है, एंड आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हिम। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि एटलीस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट तो कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। बाकी कई लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैट ऑन द फील्ड, एंड कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल वो एलएसजी में खेले भी ना, ऐसे रूमर्स भी आने शुरू हो गए। होपफुली दे आर जस्ट रूमर्स, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ होता है। सो केएल राहुल हैड अ हॉरिफिक इनिंग्स, एंड 10th ओवर में आके पैट कमिंस उसको अल्टीमेटली आउट करते हैं, एंड जो टॉर्चरस उसका स्टे था पिच के ऊपर, उसको फाइनली एक एंड मिल जाता है। बट कमिंग टू द नेक्स्ट 5 ओवर्स, देखो यहाँ पे भी इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 हाफ्स। 13th ओवर तक तो एलएसजी ऐसी स्ट्रगल कर रही थी, एकदम ऐसी। पूरन और बदोनी दोनों बैटिंग कर रहे थे। बोथ टुक इनिशियली सम टाइम टू मैनेज कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर, असेस करना कि बॉल कैसे पड़ के आ रही है। बट वंस दे प्लेड 7 to 8 इवन 10 बॉल्स, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं। दे रियलाइज्ड कि हम लोग ये पिच इट्स नॉट एज बैड एज पीपल आर मेकिंग इट टू बी, एंड सो वी विल हैव टू ब्लास्ट ऑफ राइट अवे, वरना हम एक कंपेटिटिव टोटल बना ही नहीं पाएंगे कि सेकंड इनिंग्स में हमारा थोड़ा भी चांस भी रहे। तो रिस्क अभी लेना पड़ेगा। हो सकता है उस रिस्क को लेते हुए हमारा अपना खुद का विकेट भी गिर जाए एंड हम शायद जल्दी कोलैप्स कर जाएं, बट अगर पे ऑफ हो गया तो हम लोग एटलीस्ट मैच में कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल तो बना सकते हैं, एंड यही जिगरा हर किसी को दिखाना पड़ता है। वो रिस्क हमेशा रहेगा आउट होने का, स्पेशली विद द मॉडर्न अप्रोच, अगर आप ऑल आउट जा रहे हो खेलने के लिए। बट द पॉसिबिलिटीज, द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आपकी सीलिंग फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कहाँ जाके फिनिश कर सकते हो ऊपर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू नेवर नो कितने रन आप अचीव कर सकते हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ विद एलएसजी। दे शोड सम करेज देयर, फाइनली शोड सम करेज, एंड उसके रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं, बिकॉज इसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरता। ठीक है, कृणाल पांड्या बाय द वे रन आउट हो जाते हैं बीच में, दैट वाज आल्सो वेरी सिली रन आउट। इफ यू नोटिस, बहुत छोटी सी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, जब वो रन भागा जा रहा था, द स्ट्राइकर एंड द नॉन स्ट्राइकर दोनों सेम साइड ऑफ द पिच पे भाग रहे थे। हमेशा आपको कोचिंग में सिखाया जाता है कि स्ट्राइकर यूजुअली एक एंड पे भाग रहा हो पिच के, एक कोने से भाग रहा हो, और दूसरा बंदा दूसरे एंड कोने से भाग रहा हो। अगर आप दोनों सेम कोने से भाग रहे हो तो हमेशा कोलिजन का चांस रहता है, एंड वहाँ पे यू विल सी हाउ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दीज टू गाइज वर इन द सेम पाथ। उसके लिए कृणाल पांड्या को थोड़ा सा लेफ्ट मूव करना पड़ा टू कॉम्पनसेट, ताकि वो भिड़ ना जाए, एंड उस थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ना वो आधे इंच का फर्क रह जाता है अल्टीमेटली क्रीज के अंदर जाने में। बैट आधा इंच पीछे रह जाता है। इतने फाइन मार्जिन होते हैं, बट ये एक्चुअली सच है, ये एक्चुअली सच है। जो लोग खेलेंगे वो जेन्युइनली समझ पाएंगे इस चीज़ को। सो वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट था, बट उसके बाद बदोनी एंड पूरन, ये लोग जिस तरीके से पॉजिटिवली फेस करते हैं बॉलर्स को, नटराजन एंड विजयकांत को टारगेट करा जाता है। ठीक है, विजयकांत आई वुड से कि बहुत ही अच्छा डेब्यू रहा। आई नो लास्ट ओवर उसका एक्सपेंसिव चला गया, बट स्टिल ओवरऑल 4 ओवरों में सिर्फ 27 रन दिए थे उसने। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट जॉब, एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर दिस। होपफुली वील सी मोर ऑफ हिम, ऑल्दो ज़्यादा मैचेस बचे नहीं हैं तो it's not safe to assume anything, but I think the signs were promising for sure. And in the last 5 overs 63 रन और आते हैं, एंड एक भी विकेट नहीं गिरता। ठीक है, एक भी विकेट नहीं गिरता। इनफैक्ट आई थिंक कृणाल पांड्या शायद 12th ओवर में आउट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, 12th या 13th मैक्स, एंड उसके बाद से एक भी विकेट नहीं गिरा। आप बेसिकली मुझे कह रहे हो कि 20 ओवर के मैच में ऑलमोस्ट 8 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता सेकेंड हाफ में, विच इज ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स। एंड अगर ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं गिर रहा और आप उन 7-8 ओवरों में 90-100 रन मार रहे हो, तो क्या पिच खराब है? और क्या पिच खराब है तो एकदम से 10-11 ओवर होने के बाद एकदम से अच्छी हो गई? ये कौन सी साइंस है भाई? ये अर्थ पे तो ऐसी साइंस नहीं चलती है। सो एनीबडी हु इज ब्लेमिंग द पिच राइट नाउ, वो बहुत डिल्यूजनल हो रहे हैं। आई थिंक जेन्युइनली यहाँ पे इंटेंट की कमी थी एंड एप्लीकेशन की कमी थी, जो चीज़ बदोनी और अपने पूरन ने प्रूव करके दिखाया। एक और रीज़न दूंगा भी आपको कैसे आप पिच को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बदोनी, आई थिंक इन माई ओपिनियन ही स्टोल द लाइमलाइट। आई नो पूरन ऑल्सो कॉम्पनसेटेड फॉर द स्ट्राइक रेट इन द एंड। इन माई ओपिनियन बदोनी की जो इनिंग्स थी वो सबसे बड़ी स्टैंड आउट थी एलएसजी की तरफ से,
एंड मैं बहुत सरप्राइज था बिकॉज मैं यूजुअली बदोनी को एज अ प्रॉपर T20 बैट्समैन देखता नहीं हूँ. आई थिंक ही इज मोर सूटेड फॉर द ODI फॉर्मेट. एंड इट वॉज सो नाइस टू सी दैट इन द मोस्ट क्लच ऑफ द सिचुएशंस he stood up and saved his team, saved at least some face for his team. एंड आते आते ये लोग ऑलमोस्ट हर बॉलर की पिटाई करते हैं. यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कमिंस की, नटराजन की, दोनों की बहुत अच्छी पिटाई होती है. इनफैक्ट कमिंस की तो बर्थडे थी. आई वुड स्टिल से दैट ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव विद द बॉल. भुवनेश्वर कुमार स्टैंड आउट थे. 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट भी लिए इन द पावर प्ले. आई थिंक ही वॉज अ स्टैंड आउट फॉर श्योर. एंड इसी के चलते हुए एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनता है 165 का, विच एटलीस्ट यू कैन हैव सम फाइट इन द गेम. अभी हमने देखा है रिसेंटली कि कुछ लो स्कोरिंग गेम्स भी हो रखे हैं, तो उस टाइम पे LSG का मोराल थोड़ा सा तो हाई होना चाहिए था. बट नाउ कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स वेयर एवरीथिंग हैपन. यहाँ पे कोई स्कोप रहा ही नहीं बहाने देने का. ठीक है, सबसे पहला रीजन, पिच के बारे में आप रो नहीं सकते बिकॉज फिर SRH ने इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर दी. कई लोग कहेंगे नहीं भाई सेकेंड इनिंग्स में पिच बेटर हो जाती है, ड्यू आ जाती है. तो भाई बदोनी ने खुद कहा कि ग्राउंड में कोई ड्यू थी ही नहीं, तो उसका ही बहाना नहीं है. तो यहाँ से एक्सपोज हो गए. दूसरा रीज़न, अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली ज़्यादा थी, पिच स्लो थी, तो आपके बॉलर्स ने इतनी घटिया बॉलिंग क्यों करी कि 10 ओवर के अंदर 160 रन बन गए. तो पिच अच्छी हो या बेकार हो, दोनों एंड से LSG की बैटिंग और बॉलिंग तो एक्सपोज हो ही रही है. ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स प्रूव कर दिए कैसे SRH ने एकदम ही आउटप्ले कर दिया LSG को. देयर आर नो एक्सक्यूजेज व्हाटसोएवर. आई थिंक LSG के वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी ये. आप KKR वाले मैच को भी आर्ग्यू कर सकते हो जहाँ पे 98 रन से हारे थे. बट आई पर्सनली फील ऑन मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, जितना ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ये थी ना, जितना आई वुड से मेंटली डिस्ट्रॉइंग जितनी डिफीट थी ना, उतनी और कोई भी नहीं थी. आप जब दूसरी टीम को सेम विकेट पे बैटिंग करते हो देख रहे हो ना, जिस तरीके से ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बैटिंग करी है, वो आपको हरा देता है भाई, दिमाग से हरा देता है कि मैं करूं क्या, अब रह क्या गया है अब. एंड आई थिंक KL राहुल ने समवट सेम चीज़ बोली भी है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, नॉट डायरेक्टली बट इट वॉज क्वाइट एविडेंट. आई विल कम टू इट. यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, मैं तो इसको ब्रेक डाउन भी क्या करूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. से पावर प्ले के अंदर 107 रन बनते हैं. अभी 125 रन दिल्ली के अगेंस्ट मारे थे, यहाँ पे 107 रन मारे हैं. एंड आई एम सो हैप्पी. नाउ कमिंग टू माई पॉइंट पर्सनली, मैंने इस मैच के प्रीव्यू में बोला था एंड मुंबई वर्सेस SRH के मैच में ही बोला था. दोनों वीडियोस में मैंने बोला था कैसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था SRH से कि इन लोगों ने जो इतना एक बढ़िया सा रेवोल्यूशन लेके आए थे इस साल, उसके पायनियर्स थे ये, कि भाई ये है मॉडर्न T20 क्रिकेट. यहाँ पर रिस्क टेकिंग एकदम ऑल टाइम हाई पे है. हम स्टार्टिंग से ही पहली बॉल से ऑल आउट जाएंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, अपने चांसेस लेंगे, बट 6 सेटिंग एबिलिटी को दबने नहीं देंगे. एंड इन दैट प्रोसेस अगर विकेट गिरते हैं कुछ मैचेस में तो गिरे, अगर कुछ मैचेस हम लोग हारते हैं तो हारे, बट हम अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, विच इज़ व्हाई आई जेन्युइनली वांटेड एज द मैचेस प्रोग्रेस कि SRH भाई सेमीज तक तो जाए. ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इंडियन क्रिकेट के लिए, टू सी कि अ टीम लाइक SRH इज रीचिंग द प्लेऑफ्स. बिकॉज अगर ये लोग ऐसे इंटेंट के साथ खेल सकते हैं ना, तो इवेंचुअली इंटरनेशनल पे भी सब ऐसा खेलने वाले हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अगले 2-3 सालों में ये चीज़ें अपना लेंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है. द अमाउंट ऑफ डेप्थ दे हैव, ऑलराउंडर्स इतने सारे हैं ना. मैं बता रहा हूँ इंडिया की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है, दिस वाज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट दैट दे कुड हैव अरेंज्ड फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज. इट इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क. ये चीज़ मैंने स्क्वाड की रिव्यू में बोला है. एंड सो SRH का जीतना फॉर इंडियन क्रिकेट ऑन अ सर्टन लेवल आई फील इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक आना. बट SRH भाई साहब ने क्या करा था, एक मैच हार गए थे, 1-1.5 मैच हार गए, उसके बाद जो है एकदम से दब के डर के खेलने लग गए थे. एंड सबसे बड़ा इसमें नील एंड द कॉफिन था मुंबई वाला मैच. एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार तुम 1-2 मैचेस क्या हार गए, तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी पलट दी. ये डरपोकों की तरह कौन खेलता है? क्या फ़ायदा उतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस देने का, क्या फ़ायदा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने का कि हमें 300 बनाने. एंड सो आई वॉज हेल बेंट ऑन मेकिंग श्योर कि भाई SRH को प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी पे वापस आओ. ये जो तुम अडैप्ट करके खेलना चाह रहे हो उससे तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आ रहे. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट दे डिड इन दिस गेम, विच इज़ आई एम सो हैप्पी फॉर SRH एंड ऑल द फैंस एज वेल. बिकॉज मैंने भी उस वीडियो में ना जो बोला था, इट वॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैंस इटसेल्फ. फैंस जो है SRH के इस साल बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत एक्टिव है. उनका आप कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हो भाई अगर आप उस इंटेंट से नहीं खेलोगे तो. एंड समहाउ वो उस वीडियो में भी वो SRH फैंस को समझ भी नहीं आई वो बात, उस चीज़ को भी उल्टा ही ले गए. मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा था. बट एनीवे आई होप यू विल गेट नाउ, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी टू सी जिस तरीके से ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बैटिंग करी है. एंड पता सच क्या है,
देखो पिच अच्छी थी, वरना इतने रन नहीं बन सकते, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट तुम ना सिर्फ पिच को भी क्रेडिट नहीं कर सकते। मैं 2-3 इंस्टेंसेस बताऊंगा। अभिषेक शर्मा ने, आई थिंक यश ठाकुर बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, पावर प्ले के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। यश ठाकुर जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉलिंग कर रहा है अराउंड द विकेट से, ठीक है, बॉल पड़ के एंगल के साथ अंदर आएगी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, विजुअलाइज करना मेरे साथ। अभिषेक शर्मा स्टेप आउट करता है, ठीक है, रूम क्रिएट करता है, लेग स्टंप की तरफ स्टेप आउट करता है ताकि ऑफ स्टंप की पूरा रूम खाली हो जाए, एंड बॉल को एंगल के साथ स्मैक करता है कट और थर्ड मैन के बीच में से। एंड आई सॉ हिम डू दिस ट्वाइस। एंड व्हेन समबडी इज प्लेइंग लाइक दैट, ये सब सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट ये शॉट्स एक्चुअली में खेलना बहुत मुश्किल होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं 2 चीज़ों को एट्रीब्यूट करूंगा क्यों एसआरएच ने इतना ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी है। एक तो ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा है कि वो फियरलेस क्रिकेट और अपनी कोर आइडेंटिटी पे वापस जाना, बट जो 2 प्राइमरी फैक्टर्स थे, वन वॉज 6 हिटिंग एप्लीकेशन एंड वन वॉज गैप फाइंडिंग, द अदर वॉज गैप फाइंडिंग। ये 2 फैक्टर्स थे। 6 हिटिंग एप्लीकेशन से मेरा क्या मतलब है, अभी मैं दूसरे पॉइंट में बताता हूँ ट्रैविस हेड के लिए। जो गैप फाइंडिंग वाला था वो मैंने अभी आपको अभिषेक शर्मा के एग्जांपल से बताया। रवि बिश्नोई ने एक आर्म बॉल फेंकी थी ट्रैविस हेड को, ठीक है, मतलब पड़ के बाहर जा रही थी एंगल के साथ ही एंड स्किड कर रही थी, तेज बॉल थी। सो इट पिच्ड अराउंड से द मिडिल स्टंप एंड वहां से पिच करके ऑफ स्टंप की भी बहुत बाहर जा रही थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी बॉल। जब वो बॉल स्किड कर रही होती है ना, बैकफुट पे खेलना इट इज नेवर सेफ। या तो बहुत ही शॉर्ट पिच दो कि आपके पास टाइम हो पीछे के खेलने का, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ है ना, वहां पे कभी सेफ नहीं होता खेलना। वंस अगेन आई कैन से ऑल दिस बिकॉज आई हैव लिटरली फेस दोस डिलीवरीज। ट्रैविस हेड बैकफुट पे जाता है, उसका सर नीचे भी नहीं है, सर पीछे है, उसका पूरा बॉडी वेट पीछे है, और वहां से वो एल्बो फ्रीज करके मारता है कवर्स के ऊपर से छक्का, कवर्स या फिर आई थिंक मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारता। दैट हिटिंग इज नॉट नॉर्मल। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं एब्सोल्यूट क्रीम लेवल के अलावा कहीं पे देखने को मिलेगा ही नहीं। एंड क्रीम लेवल पे भी कितने ही लोग मार लेंगे ऐसे शॉट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सो डेफिनेटली पिच अच्छी थी, बट जो शॉट्स इनने मारे हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम एलएसजी के बॉलर्स को भी कितना ही ब्लेम कर लोगे। मुझे लगता है व्हाट अभिषेक एंड ट्रैविस हेड डिड, दैट वाज समथिंग अनरियल। ऑफकोर्स बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, थोड़े चेंजेस बेटर हो सकते थे, वहाँ पे बदोनी से ये बॉलिंग करानी पड़ गई। भाई केएल राहुल इतना क्लूलेस हो चुका था, इम्पैक्ट प्लेयर को यूज ही नहीं करा। बट ऑन अ सर्टेन लेवल डू यू रियली थिंक कि अगर वो कर भी लेता तो कुछ डिफरेंस होता? आई हाईली डाउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, 10 ओवर के जगह 12-13 ओवर में चेस होता, बट ह्यूमिलिएशन तो फिर भी होता ही होता। तो आई डोंट इवन ब्लेम केएल राहुल एंड द बॉलर्स ऑफ एलएसजी दैट मच। आई थिंक जो बैटिंग ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने करी है वो इट इज समथिंग अनरियल। एंड नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द गेम, केएल राहुल ने एग्जैक्टली यही कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, आई वाज हैप्पी दैट ही एक्सेप्टेड दिस कि आई एम जेन्युइनली स्पीचलेस। ये मैंने द लेवल ऑफ 6 हिटिंग एबिलिटी दैट दीज गाइज डिस्प्लेड just goes on to show how fast the game is changing. And this is something that is, it's such a big X factor कि अगर आपके पास ये ability है तो आप almost हर गेम humiliate कर सकते हो दूसरी टीम को भाई। And I fully agree with him. पिच आती रहेगी जाती रहेगी, अगर SRH ऐसे इंटेंट से खेलते रहेंगे ना, हाँ हो सकता है कुछ मैचेस में ओपनर जल्दी आउट हो जाए, बट जब जीतोगे एंड मोर और लेस आप जीतोगे ही जीतोगे, because the day you click, the gap is going to be so big that you're going to compensate for everything else. I hope that SRH now sticks to this. I genuinely hope. I don't want to see them going back to once again struggling with the bat, mentally and intent wise. वो कर रहे हो तो फिर क्या फायदा हुआ? अगले 2 मैच भी घर पे हैं, 2 मैच रिलेटिवली ईजी हैं, पंजाब और जीटी से। आई थिंक दे श्योरली शुड बी क्वालिफाइंग फ्रॉम नाउ ऑन। टॉप 2 तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी भी, बट 3rd या 4th तो डेफिनेटली आना चाहिए। चेन्नई, एलएसजी, डीसी और एसआरएच में से सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड मुझे लगता है कि अभी ऑन पेपर तो एसआरएच का होना चाहिए, बिकॉज रिलेटिवली 2 ईजिएस्ट फिक्सचर्स हैं एंड दोनों घर पे हैं। सो डेफिनेटली दे शुड बी क्वालिफाइंग एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न। आई थिंक यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाली है उनकी क्वालिफिकेशन रूट। एंड वॉट वॉज मोर सैडनिंग टू सी वॉज द फैक्ट दैट जब वो सबको पता है, जब वो गोयनका जो है उनके सीईओ हैं, ओनर है, जो भी हैं, वो केएल राहुल से भाई कैमरा के सामने बदतमीजी चल रही है वहाँ पे। मतलब क्या टुच्ची चीज़ थी यार। वो तुम्हारी टीम का कैप्टन है वो, ठीक है, 2 सीजन से तुम लोग प्लेऑफ्स में आ रहे हो, 2 ही साल हो तुम्हें, ज़्यादा बड़े नहीं हो तुम। 1 साल अगर बुरा जा भी रहा है
तो तुम सीधे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कैमरा के सामने. दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू एज द ओनर ऑफ द क्लब. हाउ इररिस्पॉन्सिबल डज वन हैव टू बी? These guys are entrepreneurs that are leaders of their own company and वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं. डोंट टेल मी कि उसको पता ही नहीं था कि कैमरास देखेंगे नहीं चीज. देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाट्सएवर, नो एक्सक्यूज व्हाट्सएवर. अगर आपको ऐसे बात करनी थी भी, पहली बात तो आपका कोई बिजनेस है नहीं वहाँ बात करने का. लोग कहेंगे कि वो ओनर है तो क्यों नहीं बात करे भाई. जैसे ये चीज़ मैं केकेआर की अप्रिशिएट करता हूँ. शाहरुख खान का मैंने सुना है तक कितनी बार कि वो बिल्कुल भी टिंकर नहीं करता. गौतम गंभीर ने हमेशा ये चीज़ कही है कि ही नेवर स्पोक टू मी अबाउट क्रिकेट. वो उसने कहा रखा था कि भाई ये तेरी टीम है, देखो जो करना है कर. एंड इफ यू विल नोटिस जितनी भी टॉप वो है ना, केकेआर कह लो, सीएसके कह लो, पूरा सब कुछ जो है धोनी के हाथ में दे रखा है. मुंबई में द मैनेजर द ओनर्स विल नेवर इंटरफेयर विद व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैनेजमेंट रूम, नेवर. तो ये क्लब्स एक रीज़न है कि सक्सेसफुल क्यों है. एंड ये जो छोटे क्लब की मेंटालिटी है ना, ये दिख गई पता है इस चीज़ से. एंड आई वुड सपोर्ट केएल राहुल इफ ही चूजेस नॉट टू स्टे इन दिस टीम नेक्स्ट सीजन. ही विल डेफिनेटली फाइंड सम बायर्स फॉर श्योर. तो कोई टीम में जाने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बट दिस वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड आई डो नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल. लेट्स सी. अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि मुश्किल भी है क्वालिफाई करना. दे विल जेन्युइनली नीड टू पुल ऑफ अ मिरेकल. बट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम, अनदर वेरी हैप्पी साइट एज एन इंडियन फैन इन दिस गेम, बिकॉज विराट कोहली को हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है इस मैच में. आरसीबी वर्सेस पंजाब. अब इस मैच के ऊपर भी हम लोग आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉस एंड द पिच. उसके बाद हम लोग हर इनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखो ये सेम पिच थी जो कि अभी चेन्नई वाले मैच में हुई थी, जो कि वो डे गेम था जहाँ पे पंजाब चेज नहीं कर पाई थी अल्टीमेटली. उस पिच में और इस पिच में फ़र्क क्या था? बिकॉज पिच तो सेम ही, अल्टीमेटली नेचर में फ़र्क क्या था? मुझे लगता है आपको ना ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत भी नहीं है. एक बार उस पिच की फ़ोटो देखना जो कि चेन्नई वाले मैच की थी, और एक बार इस पिच की फ़ोटो देखना. क्लियरली नेकेड आई से आपको दिख जाएगा कि इस वाली पिच पे जो ये आज का मैच था, there was a clearly visible tinge of green over the pitch. The grass was livelier. उस टाइम पे ग्रास डेड थी, पिच ड्राई थी बहुत ज़्यादा. तो क्लियरली यहाँ पे द बैटिंग कंडीशंस वर गोइंग टू बी मच बेटर. और साथ ही साथ ड्यू का भी फैक्टर रहता है. रात का मैच था, बारिश का भी फैक्टर था, तो डेफिनेटली टॉस जीत के चेस करना ही चाहिए था. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सैम करन डज. आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन. यहाँ से मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है यूजुअली, बट पंजाब ने अपने आप को अप्लाई करा ही नहीं सही से. एज फार एज द चेंजेस आर कंसर्न, यहाँ पे हम लोग चेंजेस की बात कर लेते हैं एक बार. सो मैक्सवेल जो है वो बाहर हो गए थे एंड फर्गसन अंदर आए थे. एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज बिकॉज अभी तो मैक्सवेल आया था वापस, आपने तुरंत निकाल दिया. एंड दिस इज परहैप्स दी ओनली, मतलब मैं क्रिटिसिज्म भी नहीं कहूँगा, ओनली फूड फॉर थॉट दैट आई वुड गिव टू आरसीबी. इसके अलावा सरप्राइजिंगली आरसीबी ने ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्टली करी है, हर चीज़. एंड कई लोग पता ये सोच रहे थे कि मैं आरसीबी को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज़ करता हूँ, विराट कोहली को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज़ करता हूँ. बट वो जो क्रिटिसिज्म था ना, वो लेजिट था और लॉजिकल था. विच मीन्स आज जब तारीफ भी होगी ना, तो वो भी लेजिट और लॉजिकली होगी. अगर मैं बायस होता तो आज मैं प्रेस करते नहीं जैसा मैं भी करने वाला हूँ. आई वॉज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड. तो वो तो बायस वाला तो कोई सीन है ही नहीं. बट गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे पंजाब के लिए देखते हैं, रबाडा बाहर हो जाते हैं, लिविंगस्टोन अंदर आ जाते हैं. एंड हरप्रीत बाहर की जगह केवरप्पा जो है, उनके एक नए पेसर थे, उनको डेब्यू करने को मिलता है. आई थिंक दिस वॉज नॉट अ गुड डिसीजन. रबाडा को इस विकेट पर जहाँ पे क्लियरली थोड़ी सी घास दिख रही है हम लोगों को, थोड़ी असिस्टेंस मिलने वाली पेसर्स को, क्यों आप हटाओगे? क्या रीज़न हो सकता है? मेरे को समझ में ही नहीं आया. आपने बेसिकली रबाडा को हटा के केवरप्पा एज अ पेसर लेके आए एंड अपने हरप्रीत भाई को हटा के लिविंगस्टोन को एज अ स्पिनर यूज़ कर रहे थे. मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया इस चीज़ का. मुझे लगता है यहाँ पे चेंजेस ही बहुत ख़राब हुए थे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट इनिंग्स, 56 रन बनते हैं पावर प्ले के अंदर और 2 विकेट गिरते हैं. द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज 3 कैच ड्रॉप होते हैं. एंड वेन एवर द नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड इज हायर दैन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, यू नो यू हैव मेस्ड अप. सो यहाँ पे एंड ऑल्दो यू वुड से कि यार थोड़े से वो डिफिकल्ट कैचेस भी थे, स्पेशली विराट कोहली के दोनों कैचेस. बट देखो नहीं पकड़ोगे तो फिर वो 100 मार देगा, विच ही ऑलमोस्ट डिड. तो ऐसा ही होता है बड़े प्लेयर्स के साथ. एंड यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी आई थिंक पंजाब ने. केवरप्पा ने 3 ओवर डाले यहाँ पे और सिर्फ 20 रन दिए थे. ही वॉज वेरी इंप्रेसिव इन माई ओपिनियन. दोनों फैफ डु प्लेसी एंड जैक्स को आउट भी करता है वो. बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विराट कोहली के भी दोनों चांसेस उसी के बॉलिंग के अंडर बने थे.
तो विराट कोहली को वो 2 बार आउट कर सकता था, एक बार 0 पे, एक बार 10 रन पे. सो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द स्टैट्स यू कुड ऑल सेफली अग्री कि केवल अपन ने इम्प्रेस तो करा एंड ही डिड हिज जॉब. फील्डर्स अपनी जॉब नहीं करी बट उसने अपनी पूरी जॉब करके दी. एंड क्या पता अगर वो कैचेस हमने विराट कोहली के पकड़ लिए होते तो शायद 240 तो बनती नहीं, शायद 200 भी ना बनते. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजिंग मोमेंट. एंड सैम करन और हर्षल पटेल ये दोनों थे जो कि एक्सपेंसिव थे पावर प्ले में. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज ग्रेट बाय द अदर बॉलर्स. 10 ओवर जब खत्म होते हैं आई थिंक ये फेज था डिफाइनिंग, जो कि मेरे लिए, अब मैं विराट कोहली की बात करना चाहता हूँ. जो सबसे खुशी हुई है ना मुझे आज, वो विराट कोहली की बैटिंग से हुई है. मजाक से हट के बता रहा हूँ. इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी जहाँ पे हमने आई थिंक लॉजिकली पूरा ब्रेक डाउन किया था कैसे विराट कोहली के जो भी कंसर्न्स है वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं. एंड उसमें एक बहुत बड़ा जो पैटर्न निकल के आया था वो ये था कि 6 से 15 ओवर के बीच में, ये जो 9 ओवर होते हैं, उसमें विराट कोहली की स्ट्राइक रेट एकदम से गिर जाती है. पावर प्ले में ही स्टार्ट्स रियली वेल. इफ ही सर्वाइव्स टिल द 15th ओवर ही विल एंड रियली वेल एज वेल. बट जो मिडिल ओवर का फेज है यहाँ पे स्ट्राइक रेट स्लो हो रही थी प्राइमरीली बिकॉज ही वॉज लुकिंग टू प्ले टिल द एंड. एंड मॉडर्न क्रिकेट में, मॉडर्न T20 गेम में वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज द हार्ड रियलिटी. इफ यू आर टेलिंग मी कि ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा वैसी पावर हिटिंग जो कि हर दूसरे बॉल पर छक्का मारने जा रहे होते हैं, वो इस इंटेंट से कर रहे होते हैं कि हम 20 ओवर तक ही करने वाले हैं, तो फिर तुम डिल्यूजनल हो. वो पॉसिबल ही नहीं है करना. एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले एन एक्सटेंडेड कैमियो. कैमियो का मतलब होता है 15-20 बॉलें खेली, उसने 40-50 रन मारे, निकलो, सब अपना काम करते जाएंगे ऐसे. नोबडी इज प्लेइंग फॉर इंडिविजुअल टारगेट्स, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट एंकरिंग टिल द एंड. वो सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. एंड सो विराट कोहली का एक वो इशू आ रहा था विच वॉज क्लियरली विजिबल बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक रेट इन द 6th to the 15th ओवर. और आज उसने जो उस चीज़ को काउंटर करा है ना, दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड इन द वर्ल्ड कप. एग्जैक्टली वॉट वी नीड इन द वर्ल्ड कप. और विराट कोहली ने लिटरली जो इश्यूज थे ना सबको एड्रेस करा इस इनिंग्स में. विराट कोहली रिप्रेजेंटेड एवरीथिंग विच वॉज राइट विद RCB इन दिस गेम. दैट्स हाउ गुड ही वॉज. पहली बात तो जो इस मिडिल फेज में स्ट्राइक रेट की बात थी उसको भी आज डिमिस्टिफाई करते हैं बिकॉज आज उसने वो हर चीज़ एड्रेस करी है. 6 से 10 ओवर के बीच में 63 रन बनते हैं. 63 रन, दैट्स मोर देन 15 रन एवरी ओवर. और यहाँ पे एक इक्वली बड़ा हाथ था रजत पाटीदार का. उसका भी कैच ड्रॉप होता है इनिशियली, बट आई थिंक रजत पाटीदार ने वो चीज़ करके दिखाई है जो कि असेंशियल है टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ विराट कोहली इन द मिडिल ओवर्स. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि T20 वर्ल्ड कप में ये रोल कौन प्ले करेगा विराट कोहली के साथ फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि पाटीदार ने प्ले करा है. बिकॉज इफ यू नोटिस पाटीदार केम इन टू बैट मच लेटर. उसकी 50 विराट कोहली से पहले हो गई थी. तो विराट कोहली ऑलरेडी जो है 150-200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, बट पाटीदार ने और ज़्यादा एक्सेलरेट कर रखा था, विच मेंट कि अगर विराट कोहली का एक ओवर थोड़ा स्लो पड़ भी जाए ना, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रेशर ऑन हिम. एंड आई थिंक वो जो पाटीदार का जो रोल था ना वो बहुत क्रूशल था इन अलाउइंग विराट कोहली टू प्ले विथ फ्रीडम एंड यू नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट द स्ट्राइक रेट दैट मच. आई थिंक बहुत बड़ा अंडररेटेड शाउट रहेगा पाटीदार के लिए. सो पाटीदार की तो तारीफ वहाँ पे करनी बनती है. एंड अल्टीमेटली वो 10th ओवर में आउट भी हो जाता है, लास्ट बॉल भी आउट होता है आई थिंक. एंड उसके चलते हुए उसके बाद हम देखते हैं कैमरून ग्रीन आते हैं. यहाँ पे तक बारिश का एक वो ब्रेक भी आ चुका था. बाय दिस टाइम यहाँ पे इफ आई वुड इलैबोरेट अ बिट मोर, कावेरप्पा का जो है यहाँ पे 4 ओवर आई थिंक खत्म हो गए थे, उसने ऑन द ट्रॉट खत्म कर दिए थे. एंड अर्शदीप और सैम करन इन दोनों की तो बहुत पिटाई हुई है. इनफैक्ट राहुल चहर से ही बॉलिंग कराई गई थी, उसको भी अच्छा खासा टारगेट करा रजत पाटीदार ने. बैकफुट पे खड़े खड़े 2-3 विकेट के ऊपर छक्के मारे थे. इट वॉज सो नाइस टू सी. द पावर हिटिंग एट डिस्प्ले वॉज क्रेजी. 119 रन बन चुके थे 10 ओवर के अंदर एंड द ऑलमोस्ट डबल द स्कोर. सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स बाय RCB. बट जो अगले 5 ओवर होते हैं यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है थोड़ा सा. सरप्राइजिंगली यहाँ पे रन रेट गिर जाती है. एंड नाउ यू माइट क्वेश्चन कि यार गिर गई रन रेट मतलब विराट कोहली ने फिर से वो चीज़ कर दी गलत जो तुम कह रहे थे. एंड मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पे विराट कोहली ने एकदम सही करा. गलती थी यहाँ पे, और अदर जो स्लो रह गई टीम वो थी कैमरून ग्रीन की वजह से. कैमरून ग्रीन ने यहाँ पे आई रिमेंबर कुछ 14-15 बॉलों पे 16-17 रन मारे थे, समथिंग लाइक दैट. एंड सो सारी 14-15 बॉलें इसी फेज में खेली थी. मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट आधा जो है 30 में से आधी बॉलें उसने खेली हैं, एंड सिर्फ 15-16-17 रन बनाए हैं.
तो इफ़ यू डबल इट अप तो भी 34-35 रन ही होते, बट अल्टीमेटली रन जो है वो बनते हैं 45. दैट मीन्स विराट कोहली कॉम्पनसेटेड फॉर ग्रीन ऑन द अदर एंड. तो स्टैटिस्टिकली ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैच देखने की भी जरूरत नहीं है. एंड दिस इज वॉट आई जेन्युइनली अप्रिशिएटेड अबाउट विराट कोहली इनिंग्स टुडे. अगर वो ये कर सकता है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड मैं तो जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि उसको वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर ही बैटिंग करनी चाहिए, स्पेशली इफ आई कैन प्ले लाइक दिस, देयर इज नो इशू. पावर प्ले में लेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोजिव स्टार्ट रिलाई ऑन रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल. उनमें से कोई एक आउट होगा तो विराट कोहली आएगा, विच मीन्स समबडी अमंग्स दोस टू इज स्टिल ऑन द अदर एंड. फिर कोई आउट होगा तो स्काई भी आ सकता है, बाद में एक्सप्लोजिव हिटर्स और भी होंगे नीचे, चाहे वो संजू हो या पंत हो, जो भी हो. एंड ये सारे लोग मिल के वो रोल प्ले कर सकते हैं जो कि पटीदा कर रहा था एक एंड से, विच मीन्स विराट कोहली भी अपना नेक्स्ट लेवल का गेम लेके आ सकता है भाई. दिस कुड वर्क परफेक्टली वेल. एंड जस्ट टू पुट दिस आउट, अगले 5 ओवर की बात करते हैं, बस 77 रन और आते हैं, 77 रन. विराट कोहली वॉज कंटिन्यूइंग टू एक्सेलरेट थ्रू आउट द इनिंग्स. एक भी फेज में उसकी स्ट्राइक रेट डिप नहीं करी, सबसे अच्छी बात ये थी अल्टीमेटली. और जिस तरीके से आउट हुआ है, इट इज सो रेयर दैट आई एम गोइंग टू प्रेज द वे समबडी गॉट आउट, बिकॉज आउट होना अच्छी बात नहीं होती है, बट यही तो चीज़ है मॉडर्न गेम की. वो 92 पे था, ठीक है. एंड ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था विराट कोहली का, जो मैंने खुद भी पॉडकास्ट में बोला था जब राजस्थान वाली इनिंग्स थी, जब 100 मारी थी उसने. एंड इट वॉज क्लियर कट, एनीबडी दैट डिनाइज इट इज डिल्यूजनल, विच वॉज कि जब वो 90s में आया हुआ था, उसने वो कुछ 10 बॉलें ली थी 13 रन मारने के लिए 87 से 100 तक. एंड यू कुड, तुम हाईलाइट जाके देख लेना, यू वुड सी वो फुल टॉसेस को टैप करके सिंगल ले रहा था डीप मिड विकेट पे. इट वॉज क्लियर दैट ही इज प्लेइंग फॉर द 100. आज उसने वो चीज़ नहीं करी. उसको पता था वो 92 पे है, 2-3 ओवर बचे हुए हैं, स्ट्राइक रेट अच्छी चल रही है, टीम का रन रेट अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत थी नहीं उसको. मतलब ही कुड हैव बीन सेल्फिश अगेन एंड सेड कि भाई मैं तो 100 के लिए खेलूंगा. बस उसने छक्का मारने का ट्राई करा, क्योंकि एंड उसमें उससे पता कमेंटेटर्स ने एक चीज़ कही थी, मुझे इतना अच्छा लगा था ये बोलते हुए. कमेंटेटर्स कहते हैं वी अप्रिशिएट दिस फ्रॉम विराट कोहली बिकॉज इन मॉडर्न T20 गेम 100 इज नॉट अ बेंचमार्क, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि टीम की रन रेट नहीं रुकनी चाहिए. एंड वो जिस तरीके से आउट हुआ है ना, वो भी एग्जैक्टली वही फिलॉसफी डिपिक्ट करता था, एग्जैक्टली वही. एंड सो विराट कोहली के साथ इतनी अच्छी थी कि इवन द वे ही गॉट आउट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज. दैट्स हाउ गुड ही वाज. एंड आज तो मुझे लगता है कि मतलब जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इफ यू सी दिस इनिंग्स यू आर स्टिल क्रिटिसाइजिंग हिम, तो फिर तो तुम हेटर ही हो भाई, फिर तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारा बायस है. बिकॉज आज की इनिंग्स पे तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते. आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विराट कोहली वॉज टॉप नॉच. एंड जो हम लोग चाहते हैं ना विराट कोहली से, एग्जैक्टली उसने वो सब करके दिखाया. स्पिनर्स पे उसने डोमिनेट करा, स्लॉग स्वीप मारी, उसने खुद उसकी बात करी कैसे वो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दैट शॉट इनटू हिज गेम. इट वाज वर्किंग परफेक्टली वेल. तो स्पिनर्स का जो इशू था, स्ट्राइक रेट का इशू था, सेल्फिशनेस का इशू था, सब तो उसने एड्रेस कर दिया आज की इनिंग से. आई होप दैट ही स्टिक्स टू दिस, दैट इज ऑल. आज उसने सबको ये तो दिखा दे कि बाएं हाथ का खेल है, ये सब कर सकता है वो. लेट्स होप दैट ही स्टिक्स टू दिस. नाउ द रियल टेस्ट बिगिंस. बट आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दिस. बहुत मजा आया देख के. रिगार्डलेस, कैमरन ग्रीन एंड दिनेश कार्तिक ये लोग मिल के एक बहुत ही अच्छा टोटल देते हैं एंड पे. एंड मैं एक बॉलर की बात करना चाहता हूँ. पहले तो उससे पहले मैं ऐसे ये बोल दूँ कि अर्शदीप सिंह जो 3 ओवर डालते हैं, 40-45 रन खाता है फिर से. दैट इज वन गाय दैट इज वेरी कंसर्निंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ. राहुल चहर से डेथ बॉलिंग कराई है, अपने थिंक सेकेंड लास्ट ओवर डलवाया. क्यों? वो एक मैच में काम करके हर मैच में काम नहीं करेगा. कंडीशंस को तो देख लो. बारिश आ रखी है, बॉल फिसल रही है हाथों से, विकेट पे थोड़ी ग्रीन सरफेस है. क्या सोच के आप कर रहे हो? ड्यू पड़ने वाली है, क्या सोच के कर रहे हो आप? उससे अच्छा अर्शदीप सिंह से ही बॉलिंग करा देते उस ओवर में. अर्शदीप सिंह का इतना लो कॉन्फिडेंस है कि कैप्टन उसको चौथा ओवर भी नहीं दे रहा भाई. तुम ये सोच सकते हो? और वो इंडिया के लिए खेलेगा अभी. ये बहुत कंसर्निंग फैक्टर है. एंड राहुल चहर ने कुछ अच्छा करा नहीं, उसकी पिटाई भी हुई है. लास्ट ओवर में हर्षद पटेल के लिए मैं कहूँगा यार, हम भी बहुत मतलब वो मज़े लेते हैं जो भी करते हैं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय वेर इट्स इंपॉर्टेंट टू. मतलब फिर से पर्पल कैप है भी उसके हाथों में. एंड ये कोई मजाक नहीं है. हम पर्पल पटेल बोल के और जो करके कितना ही मजाक उड़ा सकते हैं, बट जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वहाँ तो ड्यू है यार. बुमराह को ट्रम्प करके वो बार बार, उन दोनों के बीच में बैटल चल रहा है, वो उसको ट्रम्प करके बार बार वो पर्पल कैप ले रहा है. कोई जोक नहीं है बुमराह से की जीतना पर्पल कैप को. आई थिंक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी. लास्ट ओवर में उसने 2 विकेट लिए, और वो जो स्लोअर यॉर्कर उसने फिर से डाली जो कि चेन्नई के अगेंस्ट करी थी. बहुत रेयर होता है यार वो. मतलब एक टाइम पे मलिंगा से देखने को मिलती थी, उसके बाद बहुत ही कम ऐसे बॉलर्स हैं जो कि रेगुलरली डाल पाते हैं.
तो दैट इज़ अ स्किल सेट दैट इज़ वेरी यूनिक टू हिम. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट. बट मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज 240 रन रिगार्डलेस बन ही जाते हैं. अब यहाँ पे पंजाब को एक अच्छी स्टार्ट लेनी बहुत ज़रूरी थी, विच इज़ द काइंड ऑफ डिड, बिकॉज पावर प्ले के अंदर 75 रन बनाते हैं वो, और दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं. सबसे पहले तो प्रभ सिमरन, हमारे स्वप्निल सिंह भी जल्दी आउट हो जाते हैं, हमारे बहुत LBW हो जाते हैं. बट रूसो एंड बेस्टो, ये दोनों काउंटर अटैक कर रहे थे यश दयाल, मोहम्मद सिराज पे बहुत अच्छी तरीके से. इन दोनों बॉलर्स के आई थिंक पहले ओवर रिलेटिवली इकोनॉमिकल थे, द सेकेंड वंस वर वेरी एक्सपेंसिव. एंड विद दिस इंटेंट बेस्टो मारते मारते अल्टीमेटली लास्ट शो में पावर प्ले के आउट हो जाता है. एंड आउट भी बड़े अजीब तरीके से हुआ था, बैट फेंक दिया, शॉट कंप्लीट ही नहीं हुआ, बॉल आई नहीं, उससे पहले ही बैट चला दिया हवा में, विच इज़ वाई यू वुड सी कि वो फॉलो थ्रू में उसका पीछे वाला हाथ भी छूट गया बैट से. ये तभी होता है यूजुअली. एंड इसके चलते हुए ही गॉट आउट, ही बिकेम द सेकंड विक्टिम. आई वुड से यहाँ पे स्वप्निल ने अच्छी बॉलिंग करी, वेरी चीप ओवर, ऑल्सो अ विकेट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे यश दयाल, सिराज, फर्ग्यूसन, उसने विकेट लिया, बट ही वॉज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. एंड सो ज़रूरत क्या थी कि भाई आप विकेट तो ले रहे हो, बट विकेट तो 2 ले लिए, बट लेते रहने पड़ेंगे, बिकॉज रन रेट जैसी चल रही है वो इजीली चेस कर देंगे. एंड दे हैव डन दिस अगेंस्ट KKR एज वेल, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कर दें. सो अगले 4 ओवरों में गेम थोड़ा सा पलटता है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पंजा जमाया था RCB ने. एक विकेट और गिरता है, बट यहाँ पे 39 रन ही आते हैं, विच इज़ नॉट इवन 10 एन ओवर, when the required economy is over 12 from the beginning itself. अगर आप से 39 रन खा रहे हो तो आई थिंक आपने थोड़ी चीज़ें तो अच्छी करी है यहाँ पे. एंड राइली रूसो वॉज द मेन गाय जो कि कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था. शशांक वॉज ऑल्सो गिविंग अ गुड सपोर्ट टू हिम, बट राइली रूसो ने कर्ण शर्मा पर अटेम्प्ट होकर अल्टीमेटली विकेट थ्रो कर दिया. एक छक्का एक चौका शायद मार दिया था. क्रेडिट टू कर्ण शर्मा, उससे फिर से बॉल फ्लाइट करी, डरा नहीं वो, फिर से एंटाइज करा बैट्समैन को. उसी जाल में फंसते हुए राइली रूसो आउट हो जाते हैं. एंड उसके बाद से गेम थोड़ा मुझे लगता है कि RCB के पास इजीली चला गया, बिकॉज शशांक खेल रहे थे, साथ में फिर बैटिंग करने के लिए आते थे जितेश आए थे, और जो स्पिनर्स थे इनके स्वप्निल और कर्ण शर्मा, झटके में 2 जल्दी जल्दी विकेट निकाले. जितेश को जल्दी आउट करा. जितेश आई थिंक हैज़ हैड वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक IPLs दिस सीजन अमंगस्ट ऑल दोज हु वर इन कंटेंशन फॉर द वर्ल्ड कप. मुझे लगता है बहुत, मतलब यू हैव टू फील बैड फॉर द गाय. यू कैन क्रिटिसाइज हिम ऑल यू वांट, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो इंडियन प्लेयर ही. सो क्या ही बोलूँ भाई, मतलब उसको बहुत क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो कोई पॉइंट भी नहीं बोलने का. ही इज़ जस्ट नॉट हैविंग अ गुड सीजन. एंड उसके बाद लिविंगस्टोन को 0 पे आउट करना, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. बिकॉज मतलब सैम करन ने टॉस के टाइम पे बोला था कि लिविंगस्टोन को लाने का पर्पस ही है कि हमारी बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आपने किससे जगह पे लेके आओ, रबाडा की जगह पे. बॉलिंग का गुड गोबर कर दिया आपने, और बैटिंग में जिस चीज़ के लिए लाया था वो पे ऑफ ही नहीं हुई. तो इन हाइंडसाइट ये जो डिसीजन था कैप्टन के द्वारा, ये बहुत ही बेकार निकला. एंड दैट वाज द गेम किलिंग मोमेंट. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शशांक बैटिंग कर रहे थे, एंड वंस अगेन अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम विराट कोहली. जो रनआउट था वो, दैट जस्ट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द एथलेटिसिज्म एंड द आवर्स इन द जिम दैट ही स्पेंट. बस पीरियड. और ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं उसके ऊपर मैं. टेक्निकलिटीज पर जाने का पॉइंट ही नहीं है. वो सेकेंड रन रिस्की था, वो सब ठीक है, बट वहाँ से डायरेक्ट हिट मारना कितनी बैट्समैन एक्सपेक्ट करते हैं. प्रैक्टिकल नहीं था वो. गिरते हुए ऑफ बैलेंस उसने वो डायरेक्ट थ्रो मारा है, विद द पेस विद विच ही पिक्ड अप द बॉल, चार्जिंग ऑन इट. तो ये इट्स एक्चुअली अ टेस्टमेंट टू द आवर्स दैट ही स्पेंट एवरी सिंगल डे इन द जिम. बस एग्जैक्टली वही है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है उसके ऊपर. इस जो रनआउट करा है विराट कोहली में, उसमें प्राइमरी फैक्टर एथलेटिसिज्म था, सेकेंडरी फैक्टर था स्किल. दैट्स हाउ गुड इट वॉज. मूविंग फॉरवर्ड, इसके चलते हम देखते हैं कि शशांक भी आउट हो जाते हैं. एंड अल्टीमेटली इस फेज में 50 रन आते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में, बट 4 विकेट गिर जाते हैं, विच मेंट कि 164 फॉर 7 हो चुकी थी टीम. एंड 7 विकेट गिर चुके हैं, आप कोई बैट्समैन बचा नहीं है, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो इनफैक्ट दे डिड इवन वर्स. एंड अगले 2 ओवर के अंदर ही गेम को रैप भी हो जाता है. सिराज जो 2 विकेट ले लेते हैं, पूरे मैच में 3 विकेट लिए उन्होंने. इवेंचुअली थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट आई थिंक सिराज के लिए अच्छी बात यह कि द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन हिम एंड अर्शदीप इज दैट सिराज की ट्रैजेक्टरी अच्छी चल रही है, अपराइज पे जा रही है. अर्शदीप की गिरते जा रही है ट्रैजेक्टरी. प्लस ही इज नाउ स्टार्टेड टू टेक विकेट्स एज वेल एंड हैज़ मोर एक्सपीरियंस. सो सिराज का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बुमराह अकेला पड़ जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर. एंड विद दिस पंजाब इज आई थिंक, अगर ऑफिशियली नहीं हुई अभी तक तो मतलब मैथमेटिकली नहीं हुई तो वर्चुअली तो आउट हो ही चुकी है. अलॉन्ग साइड मुंबई, दीज 2 टीम्स विल नॉट बी मेकिंग द प्ले ऑफ्स. कोई बड़ी बात नहीं कि अभी गुजरात भी हो ही जाए एलिमिनेट. एंड RCB का ये है भाई, देखते हैं कब तक टिक पाती है, बिकॉज
सी इफ़ यू आर एन RCB फैन, मैंने बहुत तारीफ करी इस सेगमेंट में, बट मैं ये जो बोलूँगा कि डोंट ड्रीम अबाउट द प्लेऑफ्स राइट नाउ. अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं, एंड इवन इफ यू विन बोथ द गेम्स तब भी कोई गारंटी नहीं कि तुम क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे. सो आई थिंक इट्स बेस्ट. इनफैक्ट विराट कोहली ने खुद ही चीज़ कह दी कि हम प्लेऑफ्स का सोच ही नहीं रहे, हम टेबल को देख ही नहीं रहे हैं. वी आर जस्ट प्लेइंग फॉर अ प्राइड, और कोई रीज़न ही नहीं है. आई थिंक सारे फैंस को भी उसी तरीके से लेना चाहिए. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टेक 1 गेम एट अ टाइम. एंड एक गेम तो शायद DC से भी RCB का, तो चांसेस हो सकते हैं. CSK वाला मैच थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड वहीं पे मुझे लगता है शायद मात खा जाएंगे ये लोग. बट ठीक है, जब तक चांसेस हैं तब तक खेलो, तब तक देखा जाएगा. एंड अगर मिड टेबल पे भी फिनिश कर सकती है ना RCB, तो एटलीस्ट दे हैव सेव्ड सम फेस फ्रॉम व्हाट दे वर इनिशियली in the first half of the tournament. Moving forward, now we'll preview the game for KKR versus Mumbai Indians. ठीक है, ये मैच भी ऑल्दो सुनने में ऐसा लग रहा होगा, एक टीम टॉप पे बैठी हुई है, एक टीम बॉटम 2 में है, शायद बॉटम पे भी आ जाएगी बड़ी जल्दी. तो क्या ही स्टेक्स हैं इस मैच के, क्या ही बात करें इसके बारे में, कुछ मैटर ज़्यादा करता नहीं है. बट आई थिंक जितना लग रहा है आपको सोचने में, उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इफ यू आर अ KKR फैन. आई थिंक मुंबई के पर्सपेक्टिव से तो इट्स प्लेन आउट सिंपल कि प्राइड के लिए खेलना है, कि बॉटम पे फिनिश नहीं करना. होपफुली वी कैन एस्केप द बॉटम 3 एंड फिनिश इन द मिड टेबल टियर, जिससे हमारा थोड़ा सा एक फेस सेव हो जाए. बट KKR के लिए ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट गेम है टू सील ऑफ द टॉप स्पॉट भी क्या, टॉप 2 एटलीस्ट ऑलरेडी. आई थिंक ये मैच KKR जीतेगी. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे अगर LAG को हरा देते तो वर्चुअली टॉप 2 कंफर्म हो जाता. अगर ये मैच जीत गए ना तो ऑलमोस्ट गारंटीड है टॉप 2. इसके बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेस अप फ्रॉम हेयर एंड नॉट फिनिश इन द टॉप 2. मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट या सेकंड, बट टॉप 2 तो ऑलमोस्ट 99% गारंटीड है ये मैच जीतते हैं. तो so with that intent in mind, and I think Gautam Gambhir and the KKR camp realizes that the first objective was to ensure कि आप qualify कर रहे हो. वो भी officially they can become the first team to qualify as well. But उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये मैच जीते तो we are virtually guaranteed in the top 2 as well. So stakes KKR के perspective से बहुत कुछ है इस गेम में खेलने के लिए, and so they will be taking this game very seriously. ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस भी है, तो अगर वो सीरियसली ना भी ले गेम को तो KKR अगेंस्ट तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन निकल के आ ही जाता है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड गेम टू हैपन हियर. अगर मैं पिच की बात करूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट क्यूरियस आई हैव बीन इन द रिसेंट वीक्स किसी पिच को लेकर. पिछले एक हफ्ते से 10-12 दिन से हम देख रहे हैं कैसे ऑल ओवर द कंट्री हर विकेट पे थोड़ा सा स्लो नेचर देखने को मिल रहा है. बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हो रही है. 250 के टारगेट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं. आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि ईडन गार्डन्स पे क्या पिच क्यूरेटर ये बात मानेगा, क्योंकि KKR की तो नहीं मान रहा. अगर BCCI हर ग्राउंड को डायरेक्टिव्स दे रही है तो क्या BCCI की सुनने वाला है? और BCCI की सुनने से तो भाई हमारी भी सुन लेता पहले थोड़ी सी. Although in hindsight it played out pretty well because we are still in the top 2. But I am curious to see, simply because of the pitch curator that Eden Gardens has, कि क्या वो pitch curator सुनने वाला है, इस ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, या फिर अभी भी 250-260 की विकेट ही देगा. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. अगर वो थोड़ी फंसती हुई विकेट देता तो आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप का मैच था थोड़ा बहुत हमें उस लेवल का देखने को मिल सकता है. बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पिच क्यूरेटर कहता है भाड़ में जाए, सब लोग जो करना है उनको करें, मैं तो यहाँ पे सेम विकेट ही बनाने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है. प्लस द कंडीशंस इन द ईडन गार्डन्स आर सच की बाउंड्रीज छोटी हैं, थोड़ी सी ड्यू पड़ सकती है, मतलब द बॉल ट्रैवल्स वेरी फास्ट, आउटफील्ड बहुत ही ज़्यादा पतली है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ट्रेनिंग पिचेस हैं वो भी आउटफील्ड पे ही हैं, तो उन पर तो बॉल पड़ के और ज़्यादा तेज़ जाती है. ऑल ऑफ दिस मेक्स इट अ ग्रेट ग्राउंड फॉर द बैट्समैन टू स्कोर लॉट ऑफ रन्स. सो अगर पिच स्लो होती भी है तो भी कितने हद तक स्कोर पे फर्क पड़ेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. एंड सो आई वुड से कि रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द पिच एंड द अमाउंट ऑफ द चेंज इन द पिच, यू शुड स्टिल बी चेजिंग. कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ पे. टॉस जीतो और चेस करो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 33 टाइम्स अब इनका मैच हो चुका है एंड 23 बार मुंबई जीती है. KKR फाइनली डबल डिजिट्स में आ गई है, 10 बार अब KKR भी जीती हुई है मैचेस. एंड द मोर रिसेंट रिकॉर्ड इज मोर प्रॉमिसिंग फॉर KKR. पिछले 10 मैचेस में से 5 बार KKR जीती है, 5 बार मुंबई जीती है, तो हमने थोड़ा सा लेवल करा मुंबई को. एंड पिछले 10 मैचेस में 5 बार, वाह भाई, पिछले 5 में से 5 बार मुंबई जीती है, 5 बार KKR. 10 में से 5 बार KKR, 10 में से 5 बार KKR, 5 बार मुंबई. एंड पिछले 5 मैचेस में से 3 बार KKR जीती है एंड सिर्फ 2 बार मुंबई जीती है. सो
रीसेंट हिस्ट्री के हिसाब से केकेआर का थोड़ा सा डोमिनेंस वापस आना शुरू हो रहा है. द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, और रादर द फॉर्चुनेट पार्ट फॉर मुंबई इंडियंस इज, ईडन गार्डन्स में इन लोगों ने 10 बार मैचेस खेले हैं, 7 बार मुंबई इंडियंस जीती है, सिर्फ 3 बार केकेआर जीती है. इस फैक्टर को अगर आपको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस देनी है तो आप इसके थ्रू दे सकते हो कि लास्ट टाइम इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे को ईडन गार्डन्स पे 2019 में फेस करा था. 2019, जस्ट 1 or 2 years आफ्टर गंभीर लेफ्ट केकेआर, उस टाइम की बात है. अब तो वो मेंटर बन के वापस भी आ गए. तो 5 साल पहले फेस किया था. 5 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, एंड दैट कुड बी वन पॉजिटिव लाइट दैट केकेआर कुड टेक इन. बट हिस्टोरिकली इस ग्राउंड पर भी, राइवलरी में तो ओवरऑल मुंबई का बोला बाला रहता ही है, इस ग्राउंड पर भी बहुत हैवी डोमिनेंस है मुंबई इंडियंस का. 70% विन रिकॉर्ड है. दैट इज़ क्रेजी. किसी और टीम के घर पे आके इतना अच्छा रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होता है. सो लेट्स सी कितना ये हिस्ट्री जो है होल्ड करेगी फैक्टर को. बट मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s. क्या प्लेइंग 11s होनी चाहिए एज पर द कंडीशंस? विल स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस. रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव, ये तीनों हमारे टॉप 3 होंगे. मैं रोहित शर्मा का नाम पता क्यों ले रहा हूँ? आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू सी कि रोहित शर्मा को रेस्ट करा दो इस मैच के लिए. कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वंस अगेन वर्ल्ड कप आने वाला है, ऑलरेडी टीम बाहर हो चुकी है, नथिंग टू प्ले फॉर. एंड जो उसका फॉर्म चल रहा है, मे बी 1-2 मैचेस का ब्रेक होगा जस्ट टू ब्रेक दैट पुअर रिदम एंड देन रीगेन फ्रॉम ग्राउंड जीरो. It could be a good option. The only reason why I'm saying Rohit Sharma should play in this game is ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. तो शायद वो जो रिदम रिगेन करना ब्रेक के थ्रू आता, शायद वो इस ग्राउंड पे खेलने से भी आ जाएगा. और अगर आपके पास चॉइस है ब्रेक या खेलने में, तो आपको हमेशा खेलने वाले ही लेना चाहिए. तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, जस्ट बिकॉज इट इज़ एट द ईडन गार्डन्स, दोबारा खेलेंगे इस मैच को. कहीं भी और होता तो मैं कहता कि शायद रेस्ट ही ले लूँ उससे अच्छा. नंबर 4 पे मैं लाऊंगा तिलक वर्मा को. एंड नोटिस हाउ मैं नमन धीर को नहीं रखा हुआ इस टीम में, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे. नंबर 5 पे मैं डिवॉल्ट ब्रुवेस को वापस आना चाहता हूँ, एंड क्यों उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे. नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या. नंबर 7 पे टिम डेविड. नंबर 8 पे नाबी दोबारा आएंगे मेरे लिए. नंबर 9 पे चावला. उसके बाद बुमराह, थुसारा एंड इम्पैक्ट प्लेयर में कंबोज हो सकते हैं, जिनको आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी प्लेइंग दिस गेम बिकॉज लास्ट मैच में प्रॉमिस बहुत दिखाया था. सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी नाउ and explaining my selections for the playing 11. The first one is going to be to play with liberty. It is just as simple as it sounds. मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा नहीं इस बात पे. You don't have any pressure of qualifying for the playoffs now. There's nothing to lose. You only have to play for your pride. यहाँ पे हार भी जाओगे तो भी अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते. रॉक बॉटम पे तुम हिट कर चुके हो. And this could bring out the best out of Mumbai Indians. मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस नहीं था कि इन लोगों ने एसआरएच को इस तरीके से हराया घर पे. दे नाउ कैन ऑफिशियली प्ले विद फ्रीडम, विद लिबर्टी, विदाउट एनी स्ट्रेस और प्रेशर ऑफ हैविंग टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. एंड आई थिंक वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके दे सकते हैं इन द बैटिंग लाइनअप. जो लिबर्टी वाला फैक्टर है कि आप ऑल आउट होकर खेलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट बॉल से मारने का ट्राई करो, बड़ा टोटल पोस्ट करने की कोशिश करो, जो कि वैसे भी ईडन गार्डन से बड़ा क्रूशियल हो जाता है, स्पेशली अगर आप टॉस हार जाओ तो. आई थिंक वो बहुत ही की फैक्टर होगा कि इंटेंट में वो लिबर्टी दिखनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी नेहल वधीरा अनफॉर्चुनेटली विल बी मिसिंग आउट इन दिस गेम, जो कि उन्होंने कुछ बहुत गलत करा नहीं है, बट एज आई सेड ही विल नॉट बी इन माई टीम बिकॉज मुझे डिवॉल्ट ब्रुवेस को जगह पे रखना है. आई थिंक एज आई सेड, जो मैंने पहले पॉइंट पे कहा, प्ले विद लिबर्टी, डिवॉल्ट ब्रुवेस विल गिव यू मोर फायर पावर. प्लस अगर पहले बैटिंग आती है, यू विल ऑलवेज हैव टू स्कोर 10 to 20 रन्स above the par score at the Eden Gardens. आजकल जैसा सीन चल रहा है, अगर 260 भी चेज हो जा रहे हैं ना, तो वो बहाना है ही नहीं कि पार स्कोर तो 200 का था तो हमने जो है 205 के आसपास बना दिए, 195 के आसपास बना दिया, फिर इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गए. अनफॉर्चुनेट चीज़ ये, चेस करते वक्त यहाँ पे ज़्यादा आसानी होती है, तो जो पार स्कोर है आपको ऑलरेडी उसके ऊपर 10-20 रन का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए टॉस फैक्टर से. एंड उसके लिए जो फायर पावर चाहिए, आई थिंक वो तिलक वर्मा वधीरा साथ में खेलेंगे तो उतनी फायर पावर नहीं आएगी. शायद वहाँ पे मैं डिवॉल्ट ब्रुवेस को रखना चाहता हूँ. रिस्क है विकेट लूज करने का, मारने के चक्कर में, बट यही तो वो अप्रोच है, तो वो करेज दिखाना पड़ेगा आई थिंक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक और चीज़ों की बात करूँ तो नाबी को मैं लाना हूँ यहाँ पे. क्यों? देखो, वैसे तो यहाँ पे स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, जैसे भी कंडीशंस हैं. एट मैक्स 2 स्पिनर्स, एंड सो पीयूष चावला तो एक स्पिनर हो ही गए. अगर मुझे एक और स्पिनर चाहिए हो, स्पेशली दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं इसी सेम लाइनअप से
बिना कोई चेंजेस करे दोनों टाइप ऑफ पिचेस के लिए रेडी हूँ। नोटिस करना, अगर जो ईडन गार्डन्स की पिच जैसी चलते हुए आ रही है तो वैसे भी हमारे पास कंबोज, बुमराह, थुसारा, हार्दिक पांड्या, 4 पेसर्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। अगर पिच में थोड़ा सा टर्न हो तो चावला के साथ अब मैं ना भी सही बॉलिंग करा सकता हूँ, वरना मुझे वधेरा या फिर नमनधीर से करानी पड़ती, दैट इज़ नो गुड। तो मैं इस सेम लाइनअप से दोनों टाइप ऑफ पिचेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दिस 11। सबसे बढ़िया पॉजिटिव मुझे ये लगा। एंड नाबी का मेन बात ये भी है कि जो फायर पावर है वो मुझे डीप एंड पे चाहिए, मिडिल ऑर्डर में नहीं चाहिए। मिडिल ऑर्डर में तो स्काई भी है, डिवॉल्ट ब्रुविस है, हार्दिक पांड्या को किसने रखा हुआ हमने। एंड में आते आते अगर हार्दिक पांड्या फिनिशिंग कर रहा हो या फिर टिम डेविड फिनिशिंग कर रहा हो तब प्रॉब्लम आती है। तो वो डेप्थ के लिए ना भी ज़रूरी है। प्लस अगर हमें पहले बैटिंग आ जाए तो बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए स्टार्टिंग से रिस्की शॉट्स खेलने पड़ेंगे, एंड तब आपको वो अश्योरेंस चाहिए, वो सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी बैटिंग में डेप्थ है। तो नाबी वो चीज़ ऑफर करके देते हैं, विच इज़ वाई देयर आर कपल ऑफ रीजंस व्हाई आई वुड हैव नाबी। लास्टली, डोंट डिले बुमराह विद द बॉल व्हेन नीडेड। आई थिंक हार्दिक पांड्या मेड अ मिस्टेक अगेंस्ट केकेआर इन द प्रीवियस गेम, जब वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे को वो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी मिडिल ओवर्स में। आई थिंक ही शुड हैव गॉन टू किल द गेम देयर इटसेल्फ। बुमराह को ज़बरदस्ती ये मत करना कि सिर्फ एक ओवर पावर प्ले में डलवाया है फिर सीधा 10 ओवर के बाद 3 ओवर डलवा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर ओपनिंग दिख रही है स्टार्टिंग में विकेट्स की, तो वहीं पे गो फॉर द किल। अगर विकेट नहीं गिरे तो समझ में आता है कि फिर मैं बुमराह को डेथ के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। अगर ओपनिंग दिख रही है जैसे कि पहले वाले मैच में दिखी थी, तो आई थिंक फॉर श्योर उनको वो गेम वहीं पे किल ऑफ करने के लिए जाना चाहिए। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डीलेइंग बुमराह देयर। मूविंग टू केकेआर नाउ, उनकी लाइनअप क्या होनी चाहिए। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा नारायण एंड सॉल्ट से, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। कई लोग कहेंगे कि यार गुरबाज को ट्राई करना चाहिए क्या, बिकॉज कंफर्म नहीं होगा कि सॉल्ट खेलेगा कि नहीं। मैंने हमेशा कहा कंफर्म टॉप 2 फर्स्ट, उसके बाद गुरबाज को खिलाना। बिकॉज गुरबाज को खिला के ये तो कर सकते हैं हम कि उसको प्लेऑफ्स के लिए प्रिपेयर कर लें, बट अल्टीमेटली अगर टॉप 2 में नहीं पहुंचे तो फ़ायदा क्या हुआ। तो पहले जो पहली प्रायोरिटी उसको फुलफिल करो, विच इज़ वाई वंस अगेन दिस गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर यहाँ पे जीत गया तो फिर हम गुरबाज के साथ अगले 2 मैचेस में शायद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो किल दिस गेम ऑफ, हैव नारायण एंड सॉल्ट। उसके बाद मैं रघुवंशी को रखूँगा स्टिल, वाई आई विल एक्सप्लेन। श्रेयस अय्यर, रिंकू एंड वेंकी उसके बाद आएंगे। वेंकटेश अय्यर को अब तो ड्रॉप होने नहीं वाला वो। रसल, रमनदीप, स्टार्क, हर्षित एंड वैभव। इम्पैक्ट प्लेयर विल बी वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। अब इनके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले वही क्वेश्चन पाएंगे हम लोग कि रघुवंशी को हटा के लोग कहेंगे मनीष पांडे को क्यों नहीं लेके आते। ये काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन चल रहा है अभी, बिकॉज पिछले 1-2 मैचेस से रघुवंशी थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगा है। वाई आई स्टिल वॉन्ट रघुवंशी इज, पहली बात तो मुझे ज़रा गिना दो मनीष पांडे ने लास्ट टाइम किस बड़े गेम में परफॉर्म करके दिया है आईपीएल के अंदर, कब करा है। वो सब लोग वो पास्ट ग्लोरी में जी रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि उसके वजह से अभी इसने पूरा सीजन खेला भी नहीं है, सिर्फ एक बार बैटिंग करी है और वो एकदम से आके केकेआर के लिए परफॉर्म कर देगा। इट इज़ सो अनफेयर फॉर मनीष पांडे ऑल्सो कि हम उससे एक्सपेक्ट करें ये चीज़, तो कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ पे। सेकंड पॉइंट, रघुवंशी को रिप्लेस कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश राणा कर सकता है। बिकॉज रघुवंशी वो एक एक्सप्लोजिव नंबर 3 है जो कि हमें चाहिए, हमारी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। वो जो हमारी ऑल आउट अग्रेसिव अप्रोच वाली जो आइडेंटिटी है उसमें रघुवंशी फिट करता है, मनीष पांडे फिट नहीं करेगा। तो कोई सेंस ही नहीं लगता मुझे इस बात का जब कोई कहता है कि रघुवंशी को हटा के मनीष पांडे को लेके आओ। मनीष पांडे ने कब परफॉर्म करा था बड़े मैच में, पिछले टाइम तो उससे तो वो दिल्ली में खेल रहा था। उससे पहले कौन से बड़े मैच में से परफॉर्म करके दिया, कितनी बार परफॉर्म करके दिया, कितने आईपीएल में उसने 300-400 रन से ज़्यादा मारे। तो किस बेसिस पे हम लोग ये कह रहे हैं। एंड रघुवंशी को आई थिंक ओवर क्रिटिसाइज करा जा रहा है। 1-2 मैचेस में बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, वरना जितना उसने खेला है प्रॉमिसिंग ही खेला है। प्लस हमारे पास डेप्थ की कोई इशू तो है नहीं। तो रघुवंशी अगर रिस्की शॉट मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो भी रहा है तो फिर अगर हम उसको फिर भी जज कर रहे हैं तो हम लोग हिपोक्रिटिकल हो रहे हैं। बिकॉज एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें बड़ी प्राइड है कि हम इस ऑल आउट अप्रोच के साथ जाते हैं, हमारी बैटिंग में बड़ी खतरनाक है भाई, 250-300 बना सकते हैं। दूसरी तरफ उस 250-300 तक पहुंचने के लिए जो इंटेंट चाहिए उसका एक बाय प्रोडक्ट ये है कि बंदा आउट भी सकता है। अगर हो गया तो फिर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, एंड गंभीर ऐसा होने भी नहीं देगा। तो मुझे तो बिल्कुल भी सेंस नहीं लगता मनीष पांडे को वहाँ पे लाने का। हाँ, नीतीश राणा का फिट होगा तो वो आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस एड्स अप टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट एज वेल। अगर बैटिंग पहले आती है ना तो मनीष पांडे जैसा बंदा काम नहीं आएगा अभी नंबर 3 पे, कोई चांस ही नहीं है। मनीष पांडे वॉज परफेक्ट फॉर द लास्ट गेम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस बिकॉज सिचुएशन वैसी थी, वहाँ पे ज़रूरत थी 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलने की, ज़्यादा डिमांड नहीं थी। जब पहले बैटिंग करो ईडन गार्डन्स पे तो वो नहीं चलने वाला।
ये जो लोग अभी मनीष पांडे की तारीफ कर रहे हैं वही सब गाली भी देंगे अभी उसको, फिर अगर ऐसा एक मैच आ जाता है तो आई थिंक अगर पहले बैटिंग आती है एज ए सेट फॉर मुंबई इंडियंस, यू हैव टू स्कोर 10, 15, 20 रन अबव पार, एंड फॉर दैट आपको एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए राइट थ्रू आउट. लेट रघुवंशी हैव सम ब्रीदिंग स्पेस देयर. द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली डोंट बी अफ्रेड टू यूज नारायण, वरुण एंड रसल. इन 3 बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं. ये मतलब जो हमारे मेन पेसर्स हैं स्टार्क, हर्षदन, वैभव, इनकी बात नहीं होगी इसमें. 2 स्पिनर्स एंड द थर्ड और द फोर्थ पेसर रसल. इन 3 का जो डुओ है ना, ट्रियो है ना, जो ये दे वर क्रूशल फॉर अ विन अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एट द वानखेड़े. क्रूशल इन द मिडिल ओवर्स. एंड 6 से 15 ओवर के बीच में मैं तो ये कहूँगा कि श्रेयस अय्यर शुड नॉट हेजिटेट, अगर ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कि इन तीनों से ही बीच के पूरे 9 ओवर डलवा दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. किल ऑफ द गेम देयर. इसका एक और रीज़न पता है क्या है? कई लोग रोहित शर्मा के लिए कहेंगे कि ईडन गार्डन से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है. मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में रोहित शर्मा से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है सूर्य कुमार यादव, एंड वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आएगा. एंड वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है पिछले 1-2 गेम से, इफ यू नोटिस, ही हैज़ बीन वेरी स्मार्ट विद द बैटिंग अप्रोच. वो बॉलर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है टारगेट करके कि मुझे किस बॉलर को रन्स मारने और किसको नहीं मारने. उस लेवल पे खेल रहा है इस वक्त. आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूशल कि मिडिल ओवर्स में हम लोग रन्स को चोक करें अगर हमें विकेट नहीं मिल रहे तो, स्पेशली सूर्य कुमार यादव इज देयर. क्योंकि रन्स चोक होंगे तो फिर अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा हाई स्कोर निकालने का, फिर रिलीज शॉट आएगा, अल्टीमेटली विकेट आ जाएगा. सेम थिंग हैपेंड लास्ट टाइम, रसल ने फुल टॉस आउट कर दिया था सूर्य कुमार यादव को. ये 3 बॉलर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर इनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, डोंट हेजिटेट टू आउटबॉल देम कंसेक्यूटिवली इन दिस फेस. कोई बड़ी बात नहीं है एंड पे ऑफ कर सकता है ये. बी ओपन टू दिस अप्रोच वाइल फील्डिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. देखो सबसे पहला की बैटल यहाँ पे आई वुड वंस अगेन से, मैंने पिछली बार भी कहा था, स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा. सिंपली बिकॉज रोहित शर्मा एट द ईडन गार्डन्स हैज़ अ ग्रेट फॉर्म, ग्रेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज वेल, बट ही हैज़ बीन वेरी ससेप्टेबल टू लेफ्ट आर्म पेसर्स दिस सीजन. इससे अच्छा मौका स्टार्क के पास नहीं है उसका विकेट निकालने का. क्लियरली रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में पिछले 7 मैचेस में, 7 नहीं, पिछले 5-6 मैचेस में पता नहीं कुछ 30-35 रन मारे, एंड रोहित शर्मा के पास ऐसा अच्छा मौका नहीं है फॉर्म में वापस आने का. तो डायरेक्ट क्लैश यहाँ पे बन रहा है नैरेटिव्स का. दिस हैज़ टू बी अ की बैटल. पावर प्ले में देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट करता है. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी सूर्य कुमार यादव वर्सेज आंद्रे रसल द बॉलर. इन द मिडिल ओवर्स एज आई एक्सप्लेन्ड, आजकल तो रसल की टेंडेंसी भी है, ही यूजुअली बोल्स द 10th ओवर के आसपास वो बॉलिंग करने के लिए आता है, एंड आती पहले उन्होंने विकेट ले लेता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट सबसे क्रूशियल विकेट होता है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पे रसल आता है डायरेक्ट मैचअप पे अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, एंड ही गेट्स हिज विकेट एंड एक्सपोजेस द मिडिल ऑर्डर ऑफ मुंबई इंडियंस. ऑन द अदर हैंड, इफ स्काई हैज़ टू डोमिनेट, ही हैज़ टू बी मोर केयरफुल. मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं लास्ट मैच में जब केकेआर के पास सिर्फ 5 बॉलर्स थे, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर में मनीष पांडे को लाना पड़ा था, स्काई का गेम प्लान ये था कि मैं रसल को टारगेट करूंगा, बाकी 4 मेन बॉलर्स को सी ऑफ करूंगा, एंड उसी में ही कुड हैव प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स, बट उसी चक्कर में वो आउट हो गया. अगर फिनिश कर देता तो ग्रेट इनिंग्स मानी जाती, बट रसल को टारगेट करने के चक्कर में ही रसल पे आउट हो गया वो. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा बैटल होगा. एंड मिडिल ओवर्स में कौन डोमिनेट करने वाला है, अल्टीमेटली मुंबई की ट्रैजेक्टरी जहाँ कहाँ रही है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सूर्य कुमार यादव कितने रन मार रहा है. सो आई थिंक फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ बिग वन. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी तिलक वर्मा और उनके साथ में वधेरा या फिर डिवाल ब्रुविस जो भी खेलेंगे. दीज 2 guys वर्सेस वरुण चक्रवर्ती. आई थिंक मिडिल ओवर्स में फिर से वंस अगेन स्काई वुड नीड सम सपोर्ट, जो कि उनको हमेशा मिलता हुआ आ नहीं रहा है. दूसरे एंड से जो रसल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मुझे लगता है कि अगर एक और कोई बंदा है ना जिसने मोर ऑफन देन नॉट पहले ओवर में विकेट चटका के दिया हमें, इन द लास्ट 3 games यू कुड सी दिस वेरी इजीली, दैट हैज़ बीन वरुण चक्रवर्ती. हमेशा फर्स्ट ओवर में आके वो ब्रेक थ्रू देता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस यूजुअली इज नारायण क्रिएट्स द प्रेशर, पावर प्ले के अंदर प्रेशर बनाएंगे, देन रिलीज शॉट आता है हमेशा वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर में, एंड वहाँ पे विकेट गिर जाता है. इफ़ दैट गाय कैन काउंटर फ्रॉम द अदर एंड स्काई के साथ, तो फिर हम लोग दोनों एंड से अटैक कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर को, एंड वन डायमेंशनल होकर नहीं रहना पड़ेगा. तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगा. नेक्स्ट विल बी फिल सॉल्ट वर्सेस जसप्रीत बुमराह. मैंने पिछली बार नारायण वर्सेस बुमराह कहा था. आई थिंक सॉल्ट वर्सेस बुमराह की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है.
I won't be surprised if Salt chooses to face Bumrah more and tries to protect Narayan to a certain extent. Plus, he is in a great form. And it would be very interesting to see कि बुमरा कितने ओवर डालता है फर्स्टली पावर प्ले के अंदर, एंड डालता है तो क्या सॉल्ट वहाँ पे उसको सी ऑफ करने के लिए जाएगा एंड देन ट्राई टू कॉम्पनसेट ऑन दी अदर बॉलर्स, या फिर ही विल हैव द सेम अप्रोच रिगार्डलेस ऑफ द नेम ऑफ द बॉलर. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. बिसाइड्स हमने लास्ट मैच में देखा था कैसे उस टाइम पे तो थुसारा ने सबका आउट किया था, बट अगर आप जल्दी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दो केकेआर की, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, तो फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में दोबारा स्क्रैच से रीगेन करना पड़ता है मोमेंटम. एंड वो मतलब हर टीम के साथ ही ऐसा होता है, बट यू आर बेसिकली कटिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 250 स्कोर. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फिर ओपनर्स को आउट करके दें, बिकॉज अगर केकेआर के ओपनर्स टिक गए फिर बाकी हर एक बैट्समैन को लिटरली फ्री लाइसेंस मिला हुआ है कि तुम बहुत फ्लेक्सिबल ऑर्डर रखना, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है, जाके मारना शुरू कर दो. वो लिबर्टी है केकेआर के पास. उस लिबर्टी को तोड़ने के लिए, वो फ्रीडम को तोड़ने के लिए ओपनर्स को आउट करना बहुत ज़रूरी है इनसाइड द पावर प्ले. बुमराह के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द अदर हाफ ऑफ द सिचुएशन इज, और रादर नेक्स्ट की बैटल ऑल्सो, नारायण वर्सेस कंबोज. क्योंकि अगर बुमराह को फिल सॉल्ट टारगेट कर रहा है या फिर फेस ऑफ कर रहा है, द ईजिएस्ट बॉलर परहैप्स ऑन पेपर इन द पावर प्ले विल बी कंबोज. थुसारा ने भी पिछले बार आउट किया था सबको, तो वो भी थोड़ा स्लिंगी एक्शन के साथ एक एक्स फैक्टर क्रिएट करता है. आई थिंक कंबोज वो बंदा है जिसको नारायण टारगेट कर सकता है एक वो रिलीज ओवर लेने के लिए, जैसे कि उसने यश ठाकुर को करा था पिछले मैच में. सो आई थिंक कंबोज के पास एक बहुत अच्छा चांस है अगर वो सही तरीके से बॉलिंग करता है कि नारायण का इंपॉर्टेंट विकेट लेके दिखाए एंड टीम को एक बहुत ही क्रूशल स्टार्ट दे. ऑन द अदर हैंड नारायण कैन कॉम्पनसेट इफ ही स्टार्ट स्लो टोटली ऑन कंबोज, कोई इशू ही नहीं है. एंड लास्टली रसल द बैट्समैन वर्सेज नुवान थुसारा. नुवान थुसारा फॉर श्योर विल बी बॉलिंग इन डेथ. रसल के साथ हमने इशू देखा है, हमने हाईलाइट भी करा है पिछले कुछ पॉडकास्ट में, कैसे उसको अगर आप जल्दी ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज देते हो व्हेन देयर आर स्टिल 7-8 ओवर्स लेफ्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ गिविंग द बेस्ट आउटपुट बाय रसल फॉर केकेआर. बिकॉज पता नहीं, ऐसा लगता है पैटर्न दिखता है कि ही ट्राइज टू सी ऑफ द बॉलर्स टिल द 15th और 16th ओवर, फिर वो स्ट्रेटेजी टाइम आउट आता है, उसके बाद से आखिरी के 4-5 ओवर में फिर वो टेक ऑफ करने का ट्राई करता है एकदम से, और उसी चक्कर में आउट हो जाता है. द बेटर थिंग वुड बी टू सेंड हिम डायरेक्टली व्हेन द लास्ट 5 ओवर्स आर ऑन एंड देन जस्ट हैव वन माइंडसेट टू गो ऑल आउट. एंड वहाँ पर फिर थुसारा आएंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी राइट अवे टू एक्सप्लॉइट हिम, एंड थुसारा कुड हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग रसल आउट. करता है तो देन वंस अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर हिटिंग विल बी ऑन रमनदीप सिंह. एंड एक वो बहुत बड़ा डेंट तो लगता है कि क्योंकि फिनिशिंग पे डेंट पड़ सकता है अगर रसल जल्दी आउट हो जाते हैं तो. सो लेट्स सी क्या होता है. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ, द लास्ट सेगमेंट. यार देखो, मुझे ऐसा बहुत सही लगता है कि जो लास्ट टाइम इनका मैच हुआ था, जितना मुश्किल वो था प्रेडिक्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा आसान होने वाला है. इतना मुश्किल नहीं होगा ये. फर्स्टली बिकॉज वानखेड़े वाला फैक्टर नहीं है. सेकेंडली बिकॉज अभी जो केकेआर का नैरेटिव चल रहा है एंड जो मुंबई का नैरेटिव चल रहा है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है. केकेआर ऑलरेडी इनको एक बार हरा चुकी है, टॉप पे है इस वक्त. आई नो मुंबई ने भी एसआरएच को हराया है, बट दे आर डिस्क्वालीफाइड, बॉटम टेल पे चल रहे हैं वो लोग. आई एम गोइंग टू बेट ऑन केकेआर वंस अगेन. आई थिंक उसमें कोई वो भी नहीं है कि सपोर्टर है या फिर ऐसा है कुछ इसलिए कर रहा है. लॉजिकली बोल रहा हूँ, एक लॉजिकली एनी गाय वुड यू से कि मुंबई अभी हरा सकती है केकेआर को. फॉरगेट द हिस्ट्री. ऑन करंट ग्राउंड्स लॉजिकली इट हैज़ टू बी केकेआर. And I believe I'm going to say 60-40 for KKR. And वो 40 बहुत बड़ा एक्चुअली अमाउंट है जो कि मैं मुंबई के लिए दे रहा हूँ. कोई और टीम होती बॉटम द टेल पे तो मैं उनको देता भी नहीं. प्रॉब्ली 70 या 80% में केकेआर के लिए कहता. बट 60-40 जो है वो इसीलिए बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मुंबईज हिस्टोरिकल डोमिनेंस ओवर अस. एंड पिछले बार 51-49 मैंने केकेआर के लिए बोला था, इस तो मैं बढ़ा के 60-40 बोलने वाला हूँ. Because you can never rule out Mumbai Indians at the Wankhede at the Eden Gardens also. So there's always a chance. They have historically dominated us on this ground as well. If Rohit Sharma fires, they have a great chance of winning. Toss भी बहुत crucial रहेगा. तो ये 2-3-4 factors हैं जो कि केकेआर के हाथ में है ही नहीं. And so you have to give some chance to Mumbai Indians. But logically, I think KKR should be winning this one. Sealing their spot in the top 2. Opening some room for experimenting with Gurbaz as well before the playoffs. बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा ये. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ ऑन फुटबॉल. एंड ये जो मैच था मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, और मोर और लेस इस मैच से बढ़ के कुछ बात करना चाहता हूँ मैच. बिकॉज देखो, मैच खत्म हुए 1-1.5 दिन हो चुका है अभी. वी आर टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड जो कि सेकंड लेग हुआ था.
सबको पता है मैड्रिड जीत चुकी है, अभी तक यूट्यूब पे 100 टैक्टिकल एनालिसिस भी आ चुकी होंगी. माई अप्रोच विद दिस सेगमेंट इज़ अ लिटिल डिफरेंट दिस टाइम. यूजुअली मैं इन डेप्थ एकदम डिटेल में टैक्टिक्स डिस्कस करता हूँ, टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ. मैं कुछ और करना चाहता हूँ आज, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैड बीन वांटिंग टू डू, आई वाज वेटिंग टू डू, बट उसके लिए रियल मैड्रिड का जीतना ज़रूरी था टू क्रिएट अ कंक्लूसिव फैक्टर एंड शेयर इट विद यू ऑल. मैं जो आज बात करना चाहता हूँ, इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम. एंड आई थिंक बायर्न म्यूनिख का जो ये हारना जो था ना, ये मैच प्रूफ करता है वाई मैड्रिड विल विन द यूसीएल, वाई वी ऑल वर क्वाइट सर्टेन कि वो जीतने वाले हैं इस साल, जब जैसी सिटी को हराया था. एंड इससे हम क्या सीख सकते हैं एज फैंस ऑफ डिफरेंट क्लब्स. जिनको नहीं पता, मैं बारसा का फ़ैन हूँ बाय द वे, तो मेरा तो कोई बायस है ही नहीं मैड्रिड को सपोर्ट करने में, एंड आई हैव नो एजेंडा इन प्रेजिंग रियल मैड्रिड. बट एज अ फुटबॉल फैन आई थिंक इट वुड बी अ बिग डिससर्विस अगर हम लोग मैड्रिड को उनसे क्रेडिट छीन के सिर्फ लक पे एट्रीब्यूट करें. मैंने चीज़ ट्वीट भी करी थी, इट वुड बी सच एन इंसल्ट to Real Madrid's mentality if we just break this game down to sheer tactics. कि अगर मैं सिर्फ एक टैक्टिकल एनालिसिस देख के कह दूँ ना कि अच्छा ये टैक्टिक्स थे, इसकी वजह से बायर्न म्यूनिख हारी है, आई थिंक इट इज़ अ बिग इंसल्ट टू Madrid's mentality. And I think I want to appreciate that in this segment as a Barca fan. And I genuinely believe there's a lot to learn from what Madrid has been doing over the past, I don't know how many years. इन द यूसीएल. हर एक क्लब बहुत कुछ सीख सकता है इससे. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस भी क्लब के फ़ैन हो, यू डोंट हैव टू बी अ रियल मैड्रिड फ़ैन. रियल मैड्रिड के फ़ैन हो तो तुम खुशी खुशी सेगमेंट को देखोगे. बट इफ़ एनी अदर क्लब, स्पेशली बार्सिलोना, इफ यू आर जस्ट लाइक मी, वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस सेगमेंट टिल द एंड. ज़बरदस्ती अपने क्लब को प्रोटेक्ट मत करना. मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कैसे चावी का रुकना उसके लिए ऐसी था कि मतलब वाई इज इट गुड एंड वाई इज इट बैड ऑल्सो. मैंने हर एक पॉइंट को कि क्यों बुरा है लॉजिकली ब्रेक डाउन करके 20-25 मिनट की वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट में सेगमेंट रखा था. उस पर भी मैंने देखा कि सारे बार्सा फैंस इलॉजिकली चावी को डिफेंड कर रहे हैं और ऐसे आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में ही एक्सप्लेन करी हुई हैं. तो पॉसिबली उन्होंने पूरी वीडियो देखी भी नहीं, अंधे होकर ब्लाइंडली डिफेंड करने चावी को. इट वॉज सो बैड टू सी कि कितनी विक्टिम माइंडसेट हो सकती है. एंड जो भी मेरा पॉडकास्ट देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो समझते हैं कि मैं विक्टिम मेंटालिटी के एकदम अगेंस्ट हूँ. एंड वही मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ. देखो, वील टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस गेम टू हाईलाइट व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से. सो इन दैट प्रोसेस आपको थोड़ा सा जिस्ट भी मिल जाएगा गेम का. पहली बात तो मैड्रिड नॉट रिजिड विद द टैक्टिक्स. इस बार जो है रॉड्रिगो को लेफ्ट साइड पे नहीं रखा होता, लॉन्ग साइड विनीशियस इस बार राइट साइड पे ले आए थे. एंड फर्स्ट हाफ में यू वुड आर्ग्यू कि मैड्रिड ना, हमने उनको देखा कैसे सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली जब वो घर से बाहर खेल रहे हो, तो यूजुअली बैकफुट पे होते हैं एकदम. वो जो हराम बॉल जो लोग कहते हैं वो खेल रहे होते हैं. सारे लोग घोड़े बेच के बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं और जैसे एक काउंटर मिलता है वहाँ पे गोल मार देते हैं. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मैड्रिड कि वो डिजर्व नहीं करते जीतना, ये वो वगैरह वगैरह. एंड ये चीज़ मैंने सिटी वाले मैच के रिव्यू के टाइम पे भी ब्रेक डाउन करा था, कैसे जो टीम जीत रही है ना वही डिजर्व करती है जीतना. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार हम हार गए लेकिन हम डिजर्व करते थे जीतना, दिस इज द बिगेस्ट क्रैप दैट यू कुड फीड इन योर माइंड. आपको कन्विंस करने के लिए कि आपकी जो गलतियां नहीं उनको छुपाने के लिए. ये सबसे बकवास बात है जो आप फीड कर सकते हो कि हम डिजर्व करते थे जीतना लेकिन हम जीते नहीं. जो डिजर्व करता है जीतना वो जीत जाता है. ये कहना कि हमने पूरा गेम डोमिनेट करा और फिर सिर्फ उन लोगों ने पूरे टाइम वो पीछे बैठे रहे और फिर सिर्फ एक मोमेंट की वजह से वो गेम जीत गए, जबकि हमने पूरे 90 में से 90 में से यू वुड से 89.5 मिनट्स हमने डोमिनेट करा, वो 5.5% में वो ले गए गेम को, तो हम डिजर्व करते थे. इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अदर टीम एज वेल, जो कि 89.5 मिनट से डोमिनेट होते रहे नोइंगली, एंड जैसी एक स्मेल मिली गोल मारने की, वहाँ पे गेम फिनिश कर दिया. आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दिया आधे मिनट के अंदर. तो इसके लिए क्या वो डिजर्व नहीं करते जीतना? हु डिसाइड्स कौन सा डिजर्विंग है? तो अल्टीमेटली जो टीम जीतती है ना वही डिजर्व करती है. एंड ऑफ कोर्स वी कैन गो बैक एंड फोर्थ ऑन कि ये स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है कि नहीं. मुझे नहीं पसंद पर्सनली. एज अ बार्सा फैन मुझे वो ब्यूटीफुल फुटबॉल देखना पसंद लगता है. वन टच पासिंग हो रही है, फॉरवर्ड गेम चल रहा है, अटैकिंग इंटेंट है, बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में. वो ये एकदम ही उसका उल्टा है. तो फिलोसफिकली आई डोंट अग्री विद दिस स्टाइल ऑफ प्ले एट ऑल. But to discredit Madrid for that
इज अ बिग इंसल्ट एंड आई थिंक एवरीबडी हु सेज दैट वो बस हेट के उसमें ही बोल रहे हैं, लॉजिकली सोच ही नहीं रहे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैड्रिड इस मैच में वैसी थी भी नहीं। मैड्रिड फर्स्ट हाफ से ही दे वर डोमिनेटिंग द पोजेशन, दे वर मच मोर ओपन बिहाइंड। ऐसा नहीं था कि सब लोग पीछे वेट कर रहे हैं, सब आगे चढ़कर खेल रहे थे, गोल मारने का एक्टिवली ट्राई कर रहे थे। पोस्ट पे भी एक दो बार मार दी थी फर्स्ट हाफ के अंदर ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वुड आर्ग्यू कि बायर्न म्यूनिख वो टीम थी जो कि डोमिनेट होके फिसड्डियों की तरह पीछे बैठी हुई थी और काउंटर्स पे क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी कुछ। तो आज भी क्या मैड्रिड जीतना डिजर्व नहीं करती थी? एंड देन वी सी हाउ सेकेंड हाफ में जब वो गोल आता है डेविस का, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट गोल, फर्स्ट विसल गोल था उसका। उस टाइम पे क्या कोई बंदा मुझे ये कह सकता है कि उन्हें गारंटीड लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख जीतेगी? आई थिंक एक भी बंदा ऐसा नहीं है। इवन एज अ बार्सा फैन यू वुड अग्री विद मी। इनफैक्ट जब आखिरी के 10 मिनट भी बचे थे, क्या हमें लग रहा था कि पक्का बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी? और जब मैड्रिड ने अल्टीमेटली 2 गोल मार दिए तो क्या हम जेन्युइनली सरप्राइज थे? आई थिंक मैड्रिड की सबसे बड़ी विक्ट्री जो है ना ऑन अ मॉरल लेवल, वो यही है कि वो अपने फैंस और अपने हेटर्स, वो दोनों को इस मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव इल्यूजन में रखते हैं हमेशा कि अगर आखिरी का 1 मिनट भी बचा ना और जीतने के लिए 2 गोल चाहिए तो मैड्रिड कर सकती है, एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मॉरल विक्ट्री दैट मैड्रिड हैव अचीव्ड, एंड ये अचीव इसलिए हुआ बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस सीजन आफ्टर सीजन। एंड देन द क्वेश्चन कम्स कि यार ये लक के ऊपर भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो नॉयर ने जिस तरीके से बॉल को स्पिल कर दिया, ये कैसे मतलब ये बाकी टीम्स हमारे साथ क्यों नहीं होता एज बार्सा फैंस? एंड पता है once again it is a big insult to Real Madrid's efforts and aura to say कि it is just because of luck. Because अगर आप मुझे कह रहे हो कि हर साल because of luck ही होता है, वो बेंजेमा के टाइम पे भी तुम्हें याद है सारे कीपर्स कुछ मैसअप करते थे यूसीएल में, अगर हर साल because of luck ही हो रहा है तो फिर आई थिंक तुम खुद ही अपने स्टेटमेंट को दोबारा सुनो, तुम बोल क्या रहे हो? हर साल लक नहीं हो सकता। लक का मतलब ये है कि बाय चांस कभी हो गया। एंड देयर वाज अ स्टडी दैट आई वाज रीडिंग वंस, I will not quote the exact study because I'm not sure how verified this is. But ऐसा था कि साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी करा था ऑन द बेस कि टू स्टडी द फैक्टर ऑफ लक, एंड उसमें था कि जो ह्यूमंस अपने आप को लकी मानते हैं, वो कन्विंस अपने दिमाग में वो लकी हैं, उनके साथ ज़्यादा लकी इवेंट्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक मैड्रिड का वही बिलीफ है कि नो मैटर वॉट हम किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट ही उनकी आइडेंटिटी का ये है। देयर इज अ रीजन वाई एवरीबडी स्टिल बिलीव्स कि अगर 2 गोल डाउन भी और आखिरी के 5 मिनट बचे कि मैड्रिड यहाँ से पुल ऑफ कर सकती है, टू द पॉइंट कि अभी सरप्राइजिंग भी नहीं लगता। एंड जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, अगर वो नॉयर ने बॉल स्पिल कर भी दी, अगर वो लक भी था, होजेरो ने जो रन बनाया था वहाँ पे, इट इज़ यूजुअली द मोस्ट यूजलेस रन इन फुटबॉल। जब आपको पता है कि वो गोल कीपर के हाथों में बॉल आ रही है, लेकिन आपको स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर फिर भी आपको प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी। आपको पता है कि 99.9% ऑफ द टाइम्स आराम से कीपर बॉल को ग्रैब कर लेगा, कुछ स्पिलेज होगी नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं है रन बनाने का, बट यू स्टिल मेक इट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड होजेरो ने वो चीज़ करी एंड ही गॉट द रिवॉर्ड। ही डिड एवरीथिंग इन हिज एफर्ट टू रिसीव द लक फ्रॉम द गॉड दैट वॉज रिक्वायर्ड टू विन दैट गेम। एंड मेरा पॉइंट वही है कहने का, भगवान उन्हीं को लक देता है जो कि एफर्ट भी डाल रहे होते हैं। दे क्रिएट देयर ओन लक। होजेलू प्रैक्टिकली क्रिएटेड हिज ओन लक। अगर वो वहां तक नहीं भागा होता तो बॉल स्पिल होने के बाद भी मैड्रिड का गोल नहीं आया होता। उसने अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट डाला ना, फिर उसको लक मिला। एंड लक भी वही, इट डज नॉट हैपन एवरी सीजन। एंड यू विल सी हाउ, ये तो हमने बात थोड़ी बहुत मैचेस की, हमने इंसिडेंट्स ले लिए। अगर मैड्रिड का ये सीजन देखा जाए, कोर्तुआ इंजर्ड, मिलिटाओ इंजर्ड, विनीशियस इंजर्ड था बीच में, मैं तो ये 3 तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोले ना, और 5-6 लोग थे जो इंजर्ड थे मेन टीम के प्लेयर्स, ठीक है, सेंटर फॉरवर्ड टीम में नहीं है। एंड आई सॉ हाउ बार्सा फैंस वर यूजिंग एक्सक्यूजेस अबाउट इंजरीज टू जस्टिफाई देयर परफॉर्मेंसेस। एंड मैं ये सोचा था कि मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को कि तुम्हारे बगल में एग्जाम्पल बैठा हुआ है, और अगर तुम्हें अभी भी ये लग रहा है ना कि मैड्रिड के पास प्लेयर्स इतने अच्छे हैं इसलिए वो जीतते रहते हैं, वंस अगेन यू आर वेरी डिल्यूजनल। जो स्क्वाड थी उनके पास इस साल, कोई रीज़न नहीं था उनके पास इतना दूर तक पहुंचने का। बहुत आसान होता चावी की तरह कि एंसेलोटी भी बहाने दे देता,
एंड रो लेता थोड़ा सा एंड बोलता कि मैं इसलिए नहीं जीत पाया कुछ भी, मैं ट्रॉफी लेस गया हूँ बिकॉज भाई सिचुएशन देखो कैसी थी, मुझे ट्रांसफर मार्केट में विंटर ट्रांसफर विंडो में कुछ लेने नहीं दिया, बजट ही नहीं दिया गया, जो प्लेयर्स मैंने कहे थे वो आए ही नहीं। एक तरफ मेरी बात करो कि मेरे को निकालना है टीम से कि मैं ब्राज़ील के लिए जा रहा हूँ, ऐसे रूमर्स फैला रहे हो, फिर कह रहे हो कि रुक जाओ। तुम एक बार अपना बारसा का बायस हटा के उस टेबल पे जाके सोचो क्या सिचुएशंस थे, और अगर हमारा चावी वहाँ पे होता तो क्या चल रहा होता। सबसे पहले मीडिया को ब्लेम किया होता, सेकेंडली इंजरी का बहाना होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेफरीज और कमिटीज को ब्लेम जाता कि हमारे अगेंस्ट सब रिग्ड है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। चावी इज द लेजेंड ऑफ द क्लब एज अ प्लेयर, नॉट एज अ मैनेजर। आदमी को सर पे जरूरत से ज़्यादा मत चढ़ाया करो, है वो इंसानी। एंसेलोटी ने जो करके दिया है इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक, एंड मैड्रिड की जो टीम ने करके दिया है ना, दिस कुड पॉसिबली गो डाउन एज एन इवन बिगर अचीवमेंट दैन द 21-22 यूसीएल। इट वॉज वेरी मैजिकल फॉर श्योर, बट दे हैड बेटर रिसोर्सेज। यहां पे तो सेंटर फॉरवर्ड तक नहीं है टीम के अंदर यार, तुम किस बेसिस पे कोई बहाना दे सकते हो। एंड चलो तुम्हें अगर फिर भी बहाना रखना है टीम के क्वालिटी का, क्या डॉर्टमुंड के पास बेटर प्लेयर्स थे बार्सिलोना से? उन्होंने फिर भी 2 बार क्लीन शीट रखी पीएसजी के अगेंस्ट, 2 बार। हम तो एक बार भी नहीं रख पाए। रेड कार्ड का बहाना दोगे, चलो पिछले मैच में रेड कार्ड नहीं था ना, तो क्या उनके पास बेटर बजट था, या उनको रेफरीज ज्यादा फेवर करते हैं बार्सिलोना से, विच इज आई मीन हाउ डिल्यूशनल कैन यू बी वंस अगेन कि बार्सा से ज्यादा फेवर डॉर्टमुंड को करेंगे रेफरीज? रियली? टीम की क्वालिटी बेटर थी उनकी, इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑन पेपर बेटर थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने करके दिखाया ना। दिस प्रूव्स दैट द फैक्टर ऑफ मेंटालिटी इज मच बिगर दैन द रिसोर्सेज यू हैव ऑन पेपर, एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई हैव विद बार्सिलोना एंड चावी राइट नाउ। And you can go to all extents you want to for defending Xavi. You cannot deny this. रियल मैड्रिड का जो ये कैंपेन गया है, and ये जो मेंटालिटी वाला फैक्टर है ना, इसी की वजह से लोग यूसीएल जीतेंगे भी, देख लेना। मोस्ट लाइकली जीतेंगे। अगर डॉर्टमुंड पुल ऑफ करते, आई विल बी सपोर्टिंग डॉर्टमुंड बाय द वे, मैं तो सपोर्ट डॉर्टमुंड को ही करूंगा, बट अगर मैड्रिड जीतती है इट इज नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज। ये हर दूसरे साल में जो यूसीएल जीत रहे हैं, फाइनल्स में आ जा रहे हैं, सेमीज तक तो आ ही जाते हैं, ला लीगा भी जीत गए, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है भाई। सीखो इस बात से और समझो। फॉर ऑल द क्लब्स हु यूज द विक्टिम मेंटालिटी ऑल द टाइम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स, द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स कि हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स मैड्रिड इजिली, वो इतने ज़्यादा कंसर्न्स के थ्रू गुजरा इस सीजन में, उसके बाद भी दे विल बी विनिंग द यूसीएल, दे हैव वन द ला लीगा, और कुछ छोड़ा ही नहीं भाई। मतलब ला लीगा जीते भी हैं तो किस मार्जिन से जीते हैं बार्सिलोना से। द फनी पार्ट इज आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे कई सारे चावी को जस्टिफाई करते हुए, एंड भाई तुम करते रहो। एंड यही रीजन है वाई बार्सिलोना विल स्टिल नॉट बी एबल टू रीच दिस हाइट्स इन द नेक्स्ट 5 years, बिकॉज फैंस हैव एक्सेप्टेड मीडियोक्रिटी। दिस इज द सैडेस्ट रियलिटी राइट नाउ। जो फैंस है ना, उन्होंने मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट सीजन में तो कोई जा भी नहीं रहा ये सोच के कि चावी एक ट्रॉफी जिताएगा कि नहीं जिताएगा, पहले से सब ट्रांजिशन ईयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेम टीम के साथ हम लोग इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जीतना है, बट क्योंकि अगला साल लास्ट ईयर होने वाला चावी का, एंड ही वाज सपोज्ड टू लीव एंड नाउ दैट ही हैज चोजन टू स्टे, हम उसे एज अ ट्रांजिशन ईयर ट्रीट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर्स मैनेजर। कोई लॉजिक है इस चीज़ का? सेम टीम सेम मैनेजर के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल को जीतने का, अगले साल लेकर नहीं करेंगे बिकॉज उसका लास्ट सीजन होने वाला है। क्या लॉजिक है इस चीज़ का भाई? So I think to sum this up, firstly, mad respect for Madrid. I don't like your style of play. I don't like your philosophy as such. But you have to tip your hat to say that जो mentality है ना, that factor trips everything. If you're strong in the mind, the resources you have on the field does not matter. होजेलू जैसा बंदा 2 गोल मार रहा है, ये कौन से क्लब में होता है भाई? कौन से क्लब में होता है? जो बंदा मैड्रिड के लिए खेलने भी नहीं वाला था, जो बंदा बेंच से आ रहा है, हम बार्सा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से? ये बार्सा में तो लेवेंडोस्की आके जो है वो पता नहीं क्या हो जा रहा है, उसको बड़े बड़े प्लेयर आके पता नहीं क्या हो जाते हैं। वहाँ पे होजेलू जैसा बंदा 2 गोल मार रहा है सेमीफाइनल में। लास्ट टाइम बार्सा सेमीफाइनल पहुंची कब थी? तो अगर तुम अभी भी विक्टिम माइंडसेट में हो ना, मैं वो फिर से मैं रिकमेंड करूंगा वो जो मेरी चावी वाली वीडियो थी पिछले कुछ पॉडकास्ट में कहा था, देख लेना जाकर। 7-8 रीजन मैंने दिए थे ये सब एक्सपोज करते हुए चावी के।
एंड कमेंट्स पढ़ना जाके वहाँ पे लोग कितना ब्लाइंडली डिफेंड कर रहे हैं चावी को, टू द पॉइंट कि आई स्टॉप्ड इवन रिप्लाइंग, कि कोई पॉइंट ही इन्हें समझाने का। अगर इन्हें पूरी वीडियो देखने के बाद भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो सकता फिर इस क्लब का, कुछ भी नहीं हो सकता। ये फैंस ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हमारे भगवान चावी हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो मीडियोकर हैं बस। एंड यही करते रहो, ऐसे ही सड़ते रहोगे। मैं खुद ऐसा बारसा फैन बोल रहा हूँ। मैं जितनी जल्दी हम अपने राइवल से रिस्पेक्ट करके उनको सीख सकते हैं ना उनसे कुछ, उतनी जल्दी हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। वरना ये गैप और वाइडन अप ही होने वाला है। अगले साल एम्बापे भी आ रहा है, अब इसी साल मतलब तो अगले सीजन मोस्ट प्रॉब्ली डेविस भी इवेंचुअली आ ही जाएगा। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? रिसोर्सेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटालिटी तो हो सकती है ना। मेंटालिटी भी खरीद के लानी पड़ती क्या कहीं से? वो तो आ सकती है ना। जब डॉर्टमुंड के पास थी तो हमारे पास नहीं हो सकती। इट हैज़ बिकम सो कन्वीनियंट फॉर बार्सा फैंस कि हर चीज़ पे रिसोर्सेज को ब्लेम कर दो, इंडिविजुअल एरर्स को ब्लेम कर दो। सबसे घटिया आर्गूमेंट है। 2 मिनट लेंगे इस आर्गूमेंट को पूरा ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि मैंने उस वाले पॉडकास्ट में कर रखा है। होप यू ऑल स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, बी इट अ बार्सा फैन, बी इट अ बायर्न म्यूनिख फैन, बी इट अ सिटी फैन। Appreciate that Madrid knows how to win. Doesn't matter how they win, but they know how to win. And that is what it counts at the end of the day. Beautiful football is a luxury that you cannot afford if you're not winning. Then don't cry about the finances, because finances जीतने से ही आएंगे. So don't show a hypocrisy there. Don't show how dumb you are. अपनी प्रायोरिटी पहले रखो जीतना, उसके बाद तुम लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो ब्यूटीफुल फुटबॉल की। चावी ने लास्ट ईयर ला लीगा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के नहीं जीती है, 1-0 के डिफरेंसेस से जीता है मैचेस। वो खुद ही याद कर लो जाकर। होप यू विल अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस, एंडिंग दिस पॉडकास्ट ऑन दिस होपफुल नोट, आई वुड से पॉजिटिव नोट। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना भाई, शेयर कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो उसको, और जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको भी देखिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।